मैं अटल जी का विरोधी था, लेकिन अटल जी के साथ जब करीब आके काम करने का मौका मिला। क्या प्रधानमंत्री मोदी को आप देश हित में नहीं मानते जो आप उनके साथ नहीं जाना चाहते? मोदी जी आएंगे तो दूसरे अटल बिहारी होंगे, लेकिन मोदी जी अटल बिहारी नहीं थे, नहीं है। मेरी जब मुझे ऑफर दिया अमित शाह जी ने पार्टी ज्वाइन करने का, तो मैंने कहा कि मैं सोच के बताऊंगा। मैं तो सरसंचालक जी से मिला हूं, उनसे बात की है, मैं आरएसएस से मैं तैयार हूं, मैंने विश्व हिंदू परिषद से बात की है। मंत्री मुझे मिले तो उन्होंने लोगों से कहा, एक पार्टी में थे तो मेरे कंधे पे हाथ रख के बोले, भाई इस आदमी का मेरी वजह से बहुत नुकसान हो गया। तो मैं हंस के बोला कि मोदी जी मैं और काम करा लूंगा, आप देश का फायदा तो कराइए। बोले, अरे मैं फायदा नहीं करा रहा हूँ, नहीं दरवाजा बंद है मेरा, खिड़की खुली है। नमस्कार मित्रों, बुक शेल्फ के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज ऐसी एक किताब पर और एक ऐसी पर्सनैलिटी पर चर्चा हम कर रहे हैं जो आजाद हिंदुस्तान का गवाह है। मतलब जब आजाद हुआ हिंदुस्तान, तब से लेकर आज तक जो राजनीतिक हमारे यहाँ बदलाव हुए, सामाजिक बदलाव हुए, जो मूवमेंट चले, सब कुछ हुआ। ऐसी शख्सियत जिसने हिंदुस्तान की पहले प्रधानमंत्री से आज के मौजूदा प्रधानमंत्री तक से मुलाकात की, बात की, सवाल खड़े किए और उनके लिए एक नए रास्ते की कोशिश भी की। बल्ली मारान से लेकर बॉम्बे तक और दिल्ली की ट्राम में सफर करते करते दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाजों में हिंदुस्तान और दुनिया की राजनीति को देखा। पत्रकार हैं, संपादक रहे हैं और राजनीति के हर घाट का पानी भी पिया है। शाहिद सिद्दीकी साहब मेरे बड़े भाई भी हैं, हम तो उनको पढ़ते रहे हैं, लिखते रहे हैं और वो हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे बड़े गवाह हैं। वैसे शाहिद साहब का जो नाम है, वही नाम ही शाहिद का मतलब ही गवाह होता है, विटनेस का। जी। और बताया कि खुदा के 99 जो नाम है 99 में, उसमें से एक है शाहिद। और जब शाहिद ने अपनी किताब अपने नाम से लिख दी, आई विटनेस, जिसे मैं देख रहा हूँ, बेहद खूबसूरत किताब है। और खूबसूरत नहीं है, ये तो खजाना है, समझिए, हिंदुस्तान की राजनीति को और हिंदुस्तान के माहौल को ईमानदारी से समझने का। हो सकता है यदि आपका हाजमा ठीक ना हो तो कुछ बातें हजम ना हो लेकिन है जबरदस्त किताब और उस पर चर्चा हम करेंगे। शाहिद साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी खुशनसीबी है बहुत धन्यवाद विजय जी। जी, आपको चर्चा करते रहते हैं, सीखते रहते हैं आपसे। जी। किताब में पढ़ रहा था, पूरी किताब मैंने पढ़ ली, आई विटनेस, पहले पेज से आखिरी पेज तक। लेकिन मुझे लगा कि आपने जो टाइटल दिया आई विटनेस, वो तो ठीक है, लेकिन आपने जहां से बात की, मुझे लगा कि यहाँ तो फिर से वही झंझट शुरू हो जाएगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा। आपने लिखा है इंडिया फ्रॉम नेहरू टू नरेंद्र मोदी। तो सर यही तो यही सुन रहे हैं, यही झगड़ा चल रहा है। ये नेहरू टू नरेंद्र मोदी जो है क्या है? ये नेहरू टू नरेंद्र मोदी सफर है, नेहरू टू नरेंद्र मोदी कंपैरिजन है, नेहरू टू मोदी कौन बड़ा प्रधानमंत्री है, कौन बड़ा नेता है, कौन बड़ा देशभक्त है, कौन बड़ा नेशनलिस्ट है, क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं है, ये मेरी जिंदगी का सफर है। मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी का बचपन में सफर पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू जिन्हें हम कहते थे, उनकी गोद में बैठकर भी किया। उस 3 मूर्ति भवन में उनसे जाके मैं मिला भी और उनके भारत को बनते भी देखा। और आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी इंटरव्यू करने का, उनसे 2-2 हाथ करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैंने सारे हिंदुस्तान को बनते बिगड़ते देखा है, लेकिन मैं ये दावा नहीं करता कि ये पिछले 77 साल का कोई इतिहास मैंने लिखा है। ये 77 साल का इतिहास नहीं है, ये मैंने जो चीजें देखी, जहां मैं इन्वॉल्व रहा, जिन लोगों से मेरा संपर्क हुआ, जिन लोगों के मुझे मौका मिला, जिन हालात में, खास मौकों पे मुझे चीजों को करीब से जानने का, पहचानने का मौका मिला, या उन लोगों से संपर्क में आने का कि जो बहुत करीब से देश के हालात को देख रहे थे। तो चाहे वो पंडित नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा जी हो, शास्त्री जी हो, चाहे वो मनमोहन सिंह जी हो, अटल जी हो, तमाम आई.के. गुजराल और चंद्रशेखर जी और देवगौड़ा जी और नरेंद्र मोदी जी, मैं मतलब हालात में, मैं शायद
अजीब मुझे खुद यकीन नहीं आता कि मैं इतने लोगों से इतने करीब से देख पाया। उस वक्त हमें एहसास नहीं था, लेकिन अब जब मैंने किताब लिखी है तो मुझे लगा है कि मैं ऐसे मौकों पे कहीं पहुंच गया कि जहां पर एक विटनेस रहना जरूरी था, और ये मेरी जिम्मेवारी थी इस देश के लिए, इस देश के युवा पीढ़ी के लिए, कि मैं उसके बारे में जो कुछ जानता हूं ईमानदारी से लिख दूं। हो सकता है कहीं मैं बहक भी गया हूं, कहीं मेरे से गलतियां भी हुई होंगी, यकीनन गलतियां होती हैं हम सबसे, तो पहले ही मैं उसको मान के और माफी मांग के चलता हूं कि कोई मेरे से गलतियां हुई हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन कोशिश मैंने की है कि अपने दोस्तों को भी ना बख्शूं और अपने दुश्मनों के साथ भी ईमानदारी से मैं बात को कहूं। उनका भी विरोध बराए विरोध मैं नहीं करता। मैं उन पत्रकारों में से कभी नहीं रहा कि मैं जब पार्टी का भी मैं स्पोक्स पर्सन था, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, उस वक्त भी मैं अगर कोई पार्टी की गलत बात होती थी तो मैं उसको डिफेंड नहीं करता था। आज माफ करें, आजकल के एंकर्स की तरह से एंकर जो हैं वो हम लोगों से कहीं ज्यादा पार्टी के प्रवक्ता बन जाते हैं। हम प्रवक्ताओं ने इस काम को भी नहीं किया, तो ये इसीलिए मैं पार्टियों से निकाला भी गया कि मैंने जब पार्टी का गलत देखा तो मैंने टीवी पे कह दिया कि साहब ये पार्टी ने गलत किया, मैं इससे सहमत नहीं हूँ जी। आप पार्टियों का इतिहास पर भी चर्चा करेंगे, ये सच बोलना गुनाह है, इस पर तो हम चर्चा, इसीलिए मैंने पहले कहा कि हो सकता है कुछ बातें आपको हजम ना हो हमारे लोगों को जो आपने कही है, लेकिन आपका भले ही इतिहास के गवाह नहीं है या इतिहास का ये पूरा एक डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन वो खिड़की तो है, बिल्कुल जिससे खिड़कियां मैंने खोली हैं, खिड़कियां आपने खोली हैं। और उसको दूसरी तरह से कहूँ तो एक रोशनदान भी है जहां से रोशनी आ रही है, कुछ जो चीजों को समझने की, देखने की एक परंपरा है। और इसको पढ़ के लगता है कि कई बार मुझे ऐसे लगा कि जैनिज्म में एक वाद होता है स्यादवाद। जी, स्यादवाद का मतलब होता है कि जो आप देखते हैं आंखों से, जरूरी नहीं है कि वो भी सच हो। तो जो हम लोग होते हैं जो समझ रहे हैं, आंखों देखी बहुत सारी लोगों की बात सुनते हैं, उससे अलग भी कुछ पन्ने इस पे लिखे गए हैं। तो वो जैनिज्म मुझे याद आया कि स्यादवाद में हमेशा ये नहीं होता कि जो उन्होंने लिखा है या जो कुछ बताया गया है वो सच हो। तो एक नया रास्ता खुलता है, नई खिड़की खुलती है। मैं नई तरीके से देख रहा हूँ नेहरू से मोदी तक को, नेहरू जी को भी जिस तरह से आपने की, दिल्ली को बदलते हुए आपने देखा, देश को बदलते हुए देखा। और ये भी कुछ नसीबी होती है, वैसे ये हमारे बस की बात नहीं होती, ऊपर वाले की मेहर होती है कि आप 15 अगस्त को आपकी पैदाइश हुई 1950 में। तो ये भी एक सबका बस का काम नहीं है और ना हमारा कोई कंट्रीब्यूशन है, लेकिन एक बड़ी बात होती है, उसका भी एक वो होता है। ये मेरे साथ जुड़ा रहा सारे जीवन। मैंने हमेशा देश को कहीं अपने अंदर सुमाया और मुझे लगा कि मैं देश जो है वो मेरे अंदर है और मैं देश के अंदर हूँ। तो मेरी निगाह हमेशा थोड़ी सी अलग रही औरों से। मैं भारत से बहुत ज्यादा जुड़ा रहा, मानसिक रूप से भी और वैचारिक रूप से भी। जी नहीं, वो इसीलिए मैंने कहा कि आपने हिंदुस्तान की आजादी के साथ, ये आजाद हिंदुस्तान को बढ़ते हुए बदलते हुए आपने देखा है ना, सबका अपना अपना, बिल्कुल साथ साथ आप बड़े हुए, हिंदुस्तान और आप दोनों एक तरह से कहना चाहिए जी। तो आपने ऐसी गंभीर बात कह दी कि आप में भारत समाया हुआ है और आप भारत में समाये हुए हैं जी। यहाँ से शुरू नहीं करना चाहता था बात, लेकिन यहाँ से शुरू करूँ। क्या तकलीफ होती है कि स्कूल का शाहिद भी पाकिस्तानी कहलाता हो और सांसद बनकर संसद में भी कोई पाकिस्तानी कहकर बैठा दो कि पाकिस्तानी बैठ जाओ? ये जो तकलीफ है कि एक शाही सिद्दीकी में हिंदुस्तान समाया हुआ है, वो हिंदुस्तान में समाया हुआ है, और हर दिन ये गाली, मैं तो गाली की तरह से ही लेता हूँ, या ये कहा जाए कि पाकिस्तानी है, ट्रेटर है ये। और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं सर, फिर आप इस पर चर्चा कीजिएगा कि पाकिस्तानी कहना तो बहुत लोग होते होंगे, कम बार कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन हर बार देशभक्ति का सबूत देना कुछ थोड़ा सा कड़वा सवाल है। ये ठीक लगता है? नहीं, ठीक तो नहीं लगता। और मुझे इसलिए ज्यादा तकलीफ होती है कि जैसा कि मैंने किताब में लिखा है कि मेरे पिताजी पाकिस्तान के बहुत खिलाफ थे, टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थे, जिना के खिलाफ थे, पूरी विचारधारा के खिलाफ थे, और अपनी सारी जायदाद, अपनी दौलत, अपना जीवन देश की आज़ादी के लिए समर्पित किया। और 1946 के आखिर में जब उन्हें लगा कि लाहौर जो है उसने रंग ले लिया है मुस्लिम लीग का और पंजाब ने रंग ले लिया है मुस्लिम लीग का, लाहौर में थे वो लाहौर से दिल्ली आए। जब मुसलमान दिल्ली से, चर्चा भी मैं करना चाहता था कि मुसलमान दिल्ली से लाहौर जा रहे थे या पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, तो शाहिद सिद्दीकी के पिताजी वहां से दिल्ली आ रहे थे और मुझे दिल्ली में, आजाद हिंदुस्तान में ही पैदा होना था दिल्ली में आके, तो मेरे पिताजी लाहौर छोड़ के दिल्ली आए।
तो मेरे घर में पाकिस्तानी होना एक गाली थी, इसलिए मेरे लिए ज्यादा तकलीफ होती थी। एक आम मुसलमान को अगर पाकिस्तानी कहो तो शायद उसे इतनी तकलीफ नहीं होती होगी, क्योंकि मेरे घर में जो मेरे एक मामा थे पाकिस्तान चले गए, तो मेरे पिताजी ने कहा कि ये अब मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकते। मेरी माँ बहुत दुखी हुई। तो मेरे पिताजी इतने कट्टर भारतीय थे कि मेरे लिए बहुत बड़ी गाली थी। लेकिन मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि मुझे ऐसे लोग भी मिले कि जहां ऐसी गाली देने वाले मिले, वहां मुझे मेरे टीचर थे प्रोफेसर रणधीर सिंह। मुझे बचपन में अरुणा आसिफ अली जी मेरे घर पे आती थी, मीर मुश्ताक अहमद मेरे घर पे आते थे, जो देशभक्त थे बड़े जबरदस्त लोग, वो मेरे घर में आते थे, सारे जमा होते थे। जिसके आप लाला श्यामनाथ थे, लाला क्या नाम था, ये सब थे दिल्ली के भी बड़े लीडर, वो हमारे दफ्तर में जमा हुआ करते थे। तो बचपन में हम सबको देखते थे। और दूसरे मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि देखो, नहीं, मेरे पिताजी कहते थे, एक आध बार हमने अपने अब्बा से कहा कि स्कूल में हमें ऐसे कहते हैं, तो हंसे, बोले बेटा ये सब चलता है, वक्ती चीजें हैं, ये देश बहुत बड़ा है, इस देश का दिल बहुत बड़ा है, तो ये कहीं हम भी जिम्मेवार हैं। पार्टीशन जो हुआ, उस घाव भरने में टाइम लगेगा, ये घाव है, इस घाव को भर जाना चाहिए। लेकिन आज मुझे तकलीफ ये होती है कि घाव भरने के बजाय घाव को कुरेद के दोबारा से घाव को जिंदा कर दिया गया है। जो घाव भर गया था, उस घाव को कुरेद के फिर से निकाल दिया गया है। ये खतरनाक है, क्योंकि घाव को अगर ज्यादा कुरेदा जाए तो फिर कैंसर बन जाता है। इसलिए ये जो नफरत का घाव था, जिसके लिए दोनों जिम्मेदार थे, मुसलमान भी, हिंदू भी, पार्टीशन भी, सब जिम्मेदार थे। लेकिन अब इस घाव को अगर हम कुरेदेंगे ज्यादा, तो फिर ये देश के लिए कैंसर बन जाएगा। इसकी मुझे ज्यादा तकलीफ है। ये तो कौन लोग जिम्मेदार हैं ये घाव? मैं यही पूछ रहा था कि 75 साल में भी कोई जख्म ना भरे, ऐसा कैसा जख्म है? हम मरहम नहीं लगा रहे, कुरेद रहे हैं। कौन कुरेद रहा है? नहीं, देखिए, इतिहास के जख्म भरने में तो सदियां लगती हैं। देखिए, इतिहास, जो देशों का इतिहास होता है, राष्ट्र का इतिहास होता है, उसमें 100 साल कुछ नहीं होते। लेकिन आज कुरेदने के लिए जर्मनी ने दीवार तोड़ दी है, याद रखिएगा जी, कि मैं ये समझता हूं उसके लिए जिम्मेदार जो राजनीति है वो जिम्मेदार है। क्योंकि राजनीति में क्या हो गया कि आसान रास्ता सत्ता में आने का ये है कि किसी एक को निशाना बना लो और बाकी को उस बहाने से अपने साथ जमा कर लो। ये सिर्फ एक पार्टी ने नहीं किया, सब पार्टियां कुछ जात के नाम पे कहती हैं कि हमारी जात खतरे में है, हमारे साथ आ जाओ, हमारा धर्म खतरे में है, हमारे साथ आ जाओ, हमारा इलाका खतरे में है, महाराष्ट्रियन हो तो हमारे साथ आ जाओ, बंगाली हो तो हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो बंगाली खतरे में है, हम बंगालियों को बचा सकते हैं, हम तमिल को बचा सकते हैं, हम हिंदू को बचा सकते हैं, मुसलमान को बचा सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि पहले तो खतरे में डालो। अभी मैं किसी बच्चे का देख रहा था, उसने कहा जी, जो आज लाखों छोड़ के भारत से जा रहे हैं दुबई, जहां पे 90% 95% मुसलमान हैं, वहां जो लोग छोड़ के जा रहे हैं हिंदू, यहाँ से बड़े बड़े पैसे वाले, वो यहाँ तो जो है वो असुरक्षित हैं, लेकिन वहां जाके सुरक्षित हैं। जहां 80% हिंदू है वहां असुरक्षित हैं, और जहां 90% 99% मुसलमान है वहां सुरक्षित हैं। तो ये क्या सोच है? असल में कुछ नहीं है, ये राजनीति है, और ये घटिया राजनीति है। और उसके लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है, कहीं कांग्रेस ने भी ये खेल खेले हैं। मैं सब पार्टियों में देखा है मैंने कि जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, उसमें भी कहीं मुसलमानों के भय को जो है कहीं भुनाया गया है। तो भय को भुनाकर जो राजनीति हो रही है, उसका नुकसान ये है कि आज हम ज्यादा बढ़ गए हैं, बजाय एक होने के हम बढ़ गए हैं। जो नाम हो रहा है कि देश को एक करना है, देश की एकता के लिए काम, एकता के लिए कोई काम नहीं कर रहा, सब देश को बांटने के लिए काम कर रहे हैं। समाज बढ़ता है तो देश बढ़ता है, और समाज एक होता है तभी देश एक होता है। कोई संविधान से, कोई फौज से देश एक नहीं होता। एक देश एकता होता है जब समाज एक होता है। तो समाज को में जो है पुल बनाने की जरूरत है, उसे पाटने की जरूरत है। नहीं, लेकिन ये तो सही बात है कि कांग्रेस एक जमाने तक मुसलमानों को डर दिखाती रही हिंदुओं का, और वो उसको या अपीजमेंट कह लें या कोई भी तरीका, डर की वजह से वो उनको अपने साथ रखे रही। फिर दूसरी पार्टी आई तो उन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाया, और अभी तो आपने कह दिया कि 99% जहाँ मुसलमान है वहां तो हिंदू सुरक्षित है, और 80% जहाँ हिंदू है वहाँ हिंदू असुरक्षित है। कहा तो ये जाता है कि जहाँ 80% हिंदू होते हैं वहां हर कोई सुरक्षित होता है जी। ये नैरेटिव भी चलता है कि जहां हिंदू मेजॉरिटी है वहां मुसलमान सुरक्षित है। ना हिंदू असुरक्षित है, ना मुसलमान असुरक्षित है, लेकिन उसको भावना पैदा की जा रही है, उसको राजनीतिक रूप से भुनाया जा रहा है। पहले असुरक्षित
होने की भावना पैदा करो, फिर कहो कि हम सुरक्षा दे सकते हैं, हमारे साथ आओ। हम तुम्हें रोजगार नहीं देंगे, हम महंगाई कम नहीं करेंगे, हम देश को नहीं बनाएंगे, हम समाज को नहीं बनाएंगे, हम शहरों को नहीं बनाएंगे, हम कोई मसला हल नहीं करेंगे। सिर्फ हम एक काम करेंगे, हम आपको बचा लेंगे। कैसे बचा लेंगे? क्योंकि आपको खतरा है। किससे खतरा है? मुसलमान से खतरा है। मुसलमान से कहा जाता है कि देखो हिंदुओं से खतरा, ये खा जाएंगे। तो एक दूसरे को भयभीत करके जो राजनीति हो रही है, तो माफ करें, जिस समाज में जो भयभीत समाज होता है, वो समाज कभी दुनिया में नंबर 1 नहीं हो सकता, वो विश्व गुरु नहीं हो सकता। अगर विश्व गुरु वो समाज बनता है जिसके अंदर एक जो है पूरा कॉन्फिडेंस होता है, ये होता है कि हाँ हम सुरक्षित हैं। और असुरक्षित लोग क्या देश विश्व गुरु बनेंगे? तो असुरक्षित बना के देश को इस तरह से चलाना जो है, वो मैं समझता हूं कि बड़ा खतरनाक है। और मुझे अफसोस होता है, और इसीलिए मैं पंडित जी की तारीफ करता हूं। पंडित नेहरू के उस वक्त की जो पीढ़ी थी, उन्होंने उस हालात में जब वाकई असुरक्षित थे, देखिए 1947 में असुरक्षित था देश भी, समाज भी, अर्थव्यवस्था भी, हर चीज। लेकिन उस वक्त उन्होंने एक सुरक्षा की भावना दी, कॉन्फिडेंस दिया। उस कॉन्फिडेंस से हम आगे बढ़े। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि हर प्रधानमंत्री ने, हर पार्टी ने जो देश पे सत्ता में आए हैं, देश को बनाने में सबका बहुत बड़ा योगदान है। कमियां हैं, गलतियां हैं, जो काम करता है उससे गलतियां होती हैं, जो घर बैठा रहता है वो गलती नहीं करता। तो ये कहना कि नेहरू में खराबियां थी, अच्छाइयां नहीं थी, ये भी गलत है। ये कहना कि मोदी जो है बिल्कुल कुछ नहीं करते, ये भी गलत है। दोनों। और मैंने अटल जी को देखा, अटल जी के साथ ही बहुत मुझे मौका मिला करीब से काम करने का, कि अटल जी जैसे लोग कितनी बड़ी सोच रखते थे देश के लिए। जैसे मुझे तो उनके अंदर एक तरह का नेहरू नजर आता था अटल जी में। और कुछ लोग कहते भी, नेहरू जी ने उनको उनके भाषण सुन के कह दिया था कि ये जो लड़का है, उस वक्त ये लड़के थे, ये आगे जाके बहुत बड़ा लीडर बनेगा, ये देश का प्रधानमंत्री। उन्होंने देख लिया था कि इसके अंदर है। तो ये एक चीज नजर आ जाती है। लेकिन आपने एक नहीं बढ़ता, आप समझ रहे हैं कि ये जो हिंदुस्तान है वो एक डरा हुआ समाज है? नहीं, समाज के अंदर एक डर, भय तो पैदा कर दिया गया। देखिए डरा हुआ समाज तो आज है। ये लोग, मैं इसके लिए मैं क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, तो ये हमने पॉलिटिकल साइंस में एक कॉन्सेप्ट हमारे आया था कि जो माइनॉरिटीज होती हैं उनके अंदर एक भय होता है। लेकिन इस देश की विडंबना ये है कि यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो भी डरी हुई है। और तो ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की एक खराबी और होती है कि वोट लेने के लिए आप जो है कोशिश करते हो कि कोई ऐसा अपना विरोधी दिखाओ कि जिस पे लोगों को इकट्ठा कर सको। कांग्रेस ने इकट्ठा किया अंग्रेज के विरोध में। अंग्रेज के जाने के बाद अब कौन विरोधी होगा? क्योंकि इंडिया इज नॉट फ्रांस, इंडिया इज नॉट जर्मनी, कि जहां एक तरह के लोग हैं एक छोटे से उसमें। हिंदुस्तान जो है एक राष्ट्र, छोटी छोटी सब नेशनलिज्म का एक राष्ट्र बन रहा है, राष्ट्र इन द मेकिंग है। तो इसके अंदर आप तमिलनाडु से लेके कश्मीर तक कैसे लोगों को जोड़ें, कैसे एक ऐसा नैरेटिव बनाएं कि जिसपे सबके वोट ले सकें, एक ऐसा जिसको जो लीडर सबको एक्सेप्टेबल हो। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि आपको एक सिंगल दुश्मन दिखाना पड़ेगा। वो दुश्मन जो है वो है कि नहीं है, वो बेचारा मरा हुआ, सड़ा हुआ, कमजोर, दबा हुआ, भूखा, नंगा, लेकिन आप कह रहे हो खा जाएगा, खतरनाक है, होशियार, ये तो आ गया खा गया। तो आप क्या कर रहे हो कि अपने आदमी को और डरपोक बना रहे हो कि एक इतने कमजोर, जैसे आप किसी शेर अपने बच्चे को ये बचाए कि बेटा ये डर के रहना, ही सामने जो चूहा है ना बड़ा खतरनाक है, तुम्हें खा जाएगा, तो शेर का बच्चा जो है वो भी चूहा बन जाएगा। तो हम जो है इस तरह की बातें करके अपने देश की जनता को चूहा बना रहे हैं, शेर नहीं बना रहे। हम बड़े बड़े स्टेचू शेर के लगा रहे हैं आजकल सड़कों पे, लेकिन उससे जनता शेर नहीं बनती। शेर बनती है जब कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हमारे अंदर दम है, हमें कोई नहीं मिटा सकता, ना चीन, ना अमेरिका, ना कोई और इंदिरा जी ने उस वक्त किया, मैंने उसका भी लिखा है। इंदिरा जी के खिलाफ मैंने बहुत लिखा है, इंदिरा जी की जेलें भी मैंने काटी है, मेरे पिताजी ने काटी है, लेकिन इंदिरा जी ने हमारे जैसा बांग्लादेश के वक्त मुकाबला किया है। और मैंने उसको करीब से पढ़ा है, देखा है, जाना है कि किस तरह से किसिंगर और निक्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो तो इंदिरा जी के जान के दुश्मन थे, वो उनको मिटा देना चाहते थे, खत्म कर देना चाहते थे। और अगर इंदिरा जी गई, उससे क्या कारण हुए वो तो अलग चीजें हैं, लेकिन मुजीबुर रहमान अगर मारे गए थे बांग्लादेश में तो उसका कारण यही था कि अमेरिका की मर्जी के खिलाफ इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया था। और वहां पे फिर प्रो अमेरिका गवर्नमेंट आई थी, आज फिर प्रो अमेरिका गवर्नमेंट अमेरिका लाया है। वहां पे जो शेख हसीना कह रही हैं कि बांग्लादेश में जो
वो उसके पीछे अमेरिका है, CIA है। तो CIA तो गेम बहुत खेले हैं भाई, हमें समझना होगा इन चीजों को। सर आगे चलते हैं, पॉलिटिक्स पर तो बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके साथ आपकी पर्सनैलिटी पर मैं बहुत, इस किताब को मैंने जी आपकी पर्सनैलिटी के तौर पे देखता हूँ, क्योंकि इतिहास पर बहुत सारी बातें हुई है और करेंगे ही, अभी हम लोग जी इंदिरा जी पर बात करते जी हैं। आपने जी लिखा विस्पर्स ऑफ ट्रुथ में कि आई कंसीडर माई सेल्फ ए मुस्लिम बाई फेथ, हिंदू बाई कल्चर, इंडियन बाई कन्विक्शन एंड ग्लोबल बाई आउटलुक। जी। क्या इसको मैं सरसंघ चालक मोहन भागवत की परिभाषा मानूं? सरसंघ चालक तो आज बोले हैं सर, ये मेरे पिताजी ने मुझे, जब मैं पैदा हुआ था मेरे बचपन में मुझे ये सीख दी थी। उन्होंने कहा था कि देखो मियाँ, हम ईमान से तो मुसलमान हैं, लेकिन हमारा खाना पीना रहना सहना सब कुछ भारतीय है, जिसको आप हिंदू कह सकते हैं। क्योंकि अल्लामा इकबाल ने भी ये कहा था, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान। मुसलमान भारत नहीं कहते, मुसलमान क्या कहते हैं? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का मतलब क्या हुआ? हिंदुओं का स्थान। तो स्थान। हमने कभी नहीं कहा कि हिंदुओं का, हाँ उस हमारे लिए हिंदू एक ज्योग्राफिकल एंटिटी था, लेकिन आज वो एक धार्मिक एंटिटी बन गया है। तो मैं कल्चरली, मैं जो दाल भात पसंद करता हूं, मैं तो जब भारत के बाहर जाता हूं 15 दिन बाद मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कोई गाना सुनता हूं लता मंगेशकर का, तो मैं, लोग मेरे जो वाइफ होती है कहती है क्या हुआ तुम्हें, क्या तकलीफ हो गई भाई, गाना सुनते सुनते आंखों से आंसू बहने लगे। कि मैं देखता हूं कि मेरा मुल्क इतना कमाल का है, कितने खाने हैं, कितने डांस हैं, कितनी म्यूजिक है, दुनिया में कहीं नहीं है। पूरी दुनिया की म्यूजिक को एक तरफ कर लो, पूरी दुनिया के खाने एक तरफ कर लो, तो सारे भारत के अंदर है। तो उस हिसाब से मैं हिंदू हूँ। जो जो तमिलनाडु में मुसलमान है, वो कोई अरबी नहीं बोलता, वो फारसी नहीं बोलता, वो जो है पजामा कुर्ता नहीं पहनता, शेरवानी नहीं पहनता, वो तमिल, वो केरला का जो है उसी तरह धोती पहनता है, उसी तरह मलयालम बोलता है, बंगाल का जो है वो बंगाली है यार। वो भारत में रच बच चुका। मैं आपको बताऊं, मैं ये बात 1970 की बता रहा हूँ। उस वक्त बीजेपी जनसंघ के राष्ट्र अध्यक्ष जो थे वो बलराज मधोक थे। तो मैं अपने कॉलेज में, जी मैं दिल्ली कॉलेज में सेमिनार कराता था। उस वक्त मैं 19-20 साल का था। तो मैंने बलराज मधोक को कॉलेज में जाके इनवाइट किया कि आप हमारे कॉलेज में आके बोलिए। हालांकि मुसलमानों का कॉलेज, मेजोरिटी कॉलेज था दिल्ली कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज। लेकिन और मुझे लोगों ने कहा जी आपकी बड़ी पिटाई होगी, आपने कैसे बलराज मधोक को बुला लिया। मैं उस वक्त भी ये काम करता था, ये बता रहा हूँ आज से 50-60 साल पहले। तो मैंने बलराज मधोक को बुलाया, काहे पे बोलने के लिए? मुसलमानों का भारतीयकरण। उन्होंने एक नारा दिया था कि मुसलमानों के इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, मुसलमानों का भारतीयकरण होना चाहिए। तो मैंने बुला के वहां पर एज अ यंग मैन उनसे बहस की और अपने लोगों से सवाल किए, और उन्हें पूरी फ्रीडम दी अपनी बात कहने की। और हमने उनसे एक बात कही थी कि मधोक जी, भारत का मुसलमान तो उस वक्त भारतीय हो गया था जब अमीर खुसरो ने हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पे होली मनाई थी और गीत गाए थे आज रंग है होली, और आज से 750 साल पहले। और जो है सारे उस रंग को अपना लिया था। और इसी निजामुद्दीन में जो टोपियां पहनी जाती हैं, जो गमछा डाला जाता है, वो भगवे कलर का है। वो हमारे लिए जो है सैफरन कलर कोई अधार्मिक नहीं है। सैफरन भी इतना करीब है और हमारी आत्मा के, हमारी रूह के करीब है। तो और मेरे वालिद जो मौलाना थे, बहुत जबरदस्त दारुल देवबंद के, उन्होंने मुझसे कहा कि मियाँ एक बात बताओ, तुम लोग हंसे थे कि तुम लोग नाम गजल रख लेते हो, कविता रखने में क्या तकलीफ है? रुस्तम रख लेते हो, रुस्तम कोई मुसलमान था भाई। रुस्तम जो है वो ईरान में एक वो था, तो रुस्तम नाम रख लेते हो। तो ये नाम से कुछ नहीं होता, ईमान से होता है। आपके दिल में क्या है? तो मैं दिल से तो ईमान से मुसलमान हूं, मैं पहनावे से हिंदू हूं, मैं विचारधारा से अंतरराष्ट्रीय हूं, एक लिबरल हूं, मैं डेमोक्रेट हूं। तो हर आदमी के अंदर बहुत सारे रूप होते हैं। जो सिर्फ एक रूपी आदमी है वो गधा होता है, माफ करें, वो आदमी नहीं होता। जिस आदमी, हर जो सोचने वाला आदमी है, समझने वाला आदमी है, उसके अंदर एक नहीं दर्जनों इंसान होते हैं, लेकिन 4 इंसान तो होने ही चाहिए। एक जीने के हिसाब से हिंदू, एक ईमान के हिसाब से वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान, ईसाई हो सकता है। एक सोच के हिसाब से वो डेमोक्रेट हो सकता है, फैशिस्ट हो सकता है, लेफ्टिस्ट हो सकता है, राइटिस्ट हो सकता है, वो उसकी मर्जी है। तो और एक है कि सिर्फ राष्ट्रीयता को अंतरराष्ट्रीयता होती है, एक अंतरराष्ट्रीय होती है। तो मैं तो राष्ट्रीय देशभक्त हूं, लेकिन अंधा देशभक्त नहीं हूं। मैं अंतरराष्ट्रीय समझता हूं कि मेरा देश भी पूरी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है और उस पूरी दुनिया को मुझे साथ लेके चलना है।
तो ये है। लेकिन ये बहस खत्म कोई हुई इसमें है क्या सर? इसका आज की आरएसएस की लाइन से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी सोच हमेशा से थी और हमेशा रहेगी, क्योंकि मैं बताऊं कि मैंने अब ये मेरी पर्सनल चीज है कि मैंने जब शादी की थी तो मैंने अपनी वाइफ का कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराया था। मेरे पिता कब की थी शादी? 1976 में। और मेरे पिताजी जब भी जेल से आए थे कुछ दिन के लिए, इमरजेंसी लगी हुई थी, उन्होंने कहा कोई धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म परिवर्तन कभी सोच विचार से होना चाहिए, मोहब्बत में नहीं होना चाहिए धर्म परिवर्तन। तो ये मैं तो पुराना पुराना भारतीय एक तरह से देशभक्त हूँ। मुझे इनको खुश करने के लिए नहीं होना है। ये बहस जरूरी है क्या? बलराज मधुर से मोहन भागवत तक मुसलमानों के भारतीयकरण की बहस चल रही है। अभी व्याख्यानमाला में भी इसी बात पे जोर दी गई कि डीएनए एक है, डीएनए एक का मतलब वो भारतीयकरण होना चाहिए। और आपने उस बात का जवाब शायद को नहीं रजिस्टर हुआ कि ये जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट है, नेशनलिस्ट होने का सर्टिफिकेट, ये रोज रोज देने की जरूरत है। थोड़े कड़वे सवाल हैं सर। मैं कोई ना मांग नहीं सकता जी, न किसी को मांगने का हक है, न हमें देने की जरूरत है। और जो सवाल कर रहे हैं वो मुझे उनकी देशभक्ति पे शक है। जो मुसलमान की देशभक्ति पे या सिख की या ईसाई की देशभक्ति पे कोई सवाल उठाता है या तमिलनाडु वाले की देशभक्ति पे, मैं उसके ऊपर मैं जो है उसकी देशभक्ति पे सवाल उठा सकता हूं। क्योंकि देशभक्ति का मतलब ये नहीं होता कि किसी एक लीडर या किसी एक पार्टी का समर्थन। देशभक्ति का मतलब यह है कि देश के हित में जो हो वो आप कीजिए, चाहे उसके लिए। और देशभक्ति का मतलब ये भी नहीं है कि अगर कोई चीज आप ऐसी है जो आपकी विचार के, आपके ईमान के खिलाफ है। यानी अगर आप मान लीजिए इस वक्त फलस्तीन में, गजा में कत्लेआम हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं, और हमारे देश का राजनीतिक हित इसराइल के साथ जाने में है, तो मेरी देशभक्ति मुझे नहीं कहती कि मैं जो है उसके साथ अंधा जाऊं। मैं कहूंगा इसराइल के साथ जाइए, उससे हथियार भी ले लीजिए, लेकिन मैं इसराइल का विरोध भी करूंगा इसके लिए। तो देशभक्ति अंधी कभी नहीं हो सकती। देशभक्ति हमेशा, पेट्रियोटिज्म जिसे कहते हैं, पेट्रियोटिज्म आंख खोल के होता है, और नेशनलिज्म जो कि फिर फाशिज्म बन जाता है, जो जर्मनी में हिटलर का था, वो अंधा होता है। और अंधा बड़ा खतरनाक, अंधा कुछ भी, अंधा धर्म भी। अगर कोई अंधा मुसलमान है या अंधा हिंदू है ना, वो अपने धर्म के लिए भी खतरा है और समाज के लिए भी खतरा है। और इस तरह से अंधी राष्ट्रीयता जो है वो भी खतरनाक है। तो आंख खोल के, कान खोल के, दिमाग खोल के जो भी कीजिए, समर्थन कीजिए या विरोध कीजिए। तो मेरे हमेशा विचार ये रहा कि मैं अगर समर्थन करता हूं किसी का तो सोच समझ के, और अब विरोध करता हूं तो सोच समझ के। अंधा कुछ नहीं कर सकता। सर अब बात करते हैं पॉलिटिक्स की। वैसे तो आप पैदा हुए ही और तब आपके यहाँ जो सेलिब्रिटीज आती थी, और मोटे तौर पे वो लेफ्टिस्ट एक थॉट प्रोसेस था जी, जो लोग वहां पर आते थे। लेकिन कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस का जमाना रहा। नेहरू को कैसे आप देखते? क्योंकि आज भी फिर वही बहस हो रही है। मैं थोड़ा सा दोनों चीजों को एक साथ जोड़ के देखता हूँ कि क्या नेहरू को भी आप एक लेफ्टिस्ट कांग्रेसी मानते हैं, जो आज लोग राहुल गांधी को मानते हैं? आपको मजे की बात बताऊं, मेरा जो एमए में डिसर्टेशन था वो नेहरू कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म पे था। मैंने एक 150 पेज का डिसर्टेशन लिखा था एमए जब मैंने किया, और उसका जो वो था वो नेहरू कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म। और मैंने उसमें ये साबित किया था कि नेहरू समाजवादी नहीं थे। नेहरू जो है वो उपनिषदों से और वैदिक विचारधारा से ज्यादा प्रभावित थे, और मैंने कोट्स देके उसमें साबित किया है। तो मेरा मानना यह है कि जी, कि नेहरू जो क्या सोशलिज्म जो था वो फेबियन सोशलिज्म था, जो लेबर पार्टी का था, जो हेरोल्ड जे लास्की से प्रभावित थे। हेरोल्ड जे लास्की जो कि एक तरह से फाउंडर थे लेबर पार्टी के इंग्लैंड में, और जो कम्युनिज्म के खिलाफ थे ये सोशलिज्म। ये जो लेबर पार्टी का सोशलिज्म है, ये कम्युनिस्ट इसे अपने लिए विरोध करते थे, खतरा मानते थे। और भारत में भी जो कम्युनिस्ट थे वो नेहरू के समर्थक नहीं थे। आजादी की लड़ाई तक तो सब साथ थे। उस वक्त तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी साथ आ गए थे, और कम्युनिस्ट भी, ईएमएस नमूद्री पद भी आ गए थे साथ। लेकिन तो पंडित नेहरू कोई कम्युनिस्ट नहीं थे। लेकिन पंडित नेहरू की खास बात यह है कि पंडित नेहरू लिबरल थे, खुले दिमाग के थे। और पंडित नेहरू ने जिन हालात में देश को लिया है, देखिए गलतियां तो इंसान से होनी है, और जो जिस पे जिम्मेदारी है वो ज्यादा गलती करेगा। लेकिन मैं नहीं मानता कि पंडित नेहरू ने कोई बड़ी गलती, कोई बेईमानी से की है।
पंडित नेहरू ने ऐसे हालात में देश को संभाला है जब पूरी दुनिया में जिन देशों को आजादी मिली वो चला नहीं पाए, खत्म हो गए। पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे बर्मा हो, चाहे अफ्रीका के सारे जो देश थे जिनको के स्वतंत्रता मिली थी, अंग्रेज छोड़ के गया था, सब जगह झगड़ा, लड़ाई और खतरा था। ये अकेला देश है जहां पे इतना जबरदस्त लोकतंत्र बना। और ये लोकतंत्र जो दिया और जो संविधान दिया नेहरू ने, पटेल ने, आजाद ने, इन लोगों ने जो, और जो पूरे जो उस वक्त पीढ़ी थी, उन्होंने जो संविधान दिया उसकी वजह से देश एक हुआ, वरना देश एक नहीं हो पाता। मैं माफ करना, इतना बिखरा हुआ, इतना बड़ा हुआ, इतनी भाषाओं का, इतने धर्मों का देश। मैंने एक बात और इस किताब में कही है कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ माइनॉरिटीज। हर आदमी जो है माइनॉरिटी सिंड्रोम से शिकार में है। और ये बड़ी, ये एक तरह से फायदा भी है, नुकसान भी है जी। तो पंडित नेहरू जो थे, उन्होंने उस वक्त काम किया है कि जब हमारे पास कुछ नहीं था, अंग्रेज चूस के चला गया था, ये सोच के कि ये आम की गुठली फेंक के जा रहा हूं, आम चूस लिया था उसने, कुछ बचा नहीं। खासतौर पे दूसरे महायुद्ध में भारत को बाकायदा निचोड़ा गया था। दूसरी महायुद्ध जो इंग्लैंड ने और चर्चिल ने मुकाबला किया था, भारत को निचोड़ के किया था। तो उसके बाद कुछ था नहीं यहाँ पे। उन हालात में भारत को बनाना और एक बड़ी शक्ति बनाना और इस तरह से आगे ले जाना। अब लोग कहते हैं फौज नहीं बनाई बड़ी, अरे फौज बनाते या फैक्ट्रियां बनाते, भाखड़ा नंगल डैम बनाते या आर्मी के लिए हथियार लाते, तो या अनाज का इंतजाम करते, देश को एक करने का इंतजाम करते, या चीन से लड़ने का इंतजाम करते, तो यकीनन चीन से लड़ने का इंतजाम ठीक तरह नहीं किया नेहरू ने, क्योंकि वो उनके सामने प्रायोरिटी क्या थी। हर हालात में प्रायोरिटी ढूंढनी पड़ती है। मेरे पिताजी के सामने प्रायोरिटी ये थी कि कैसे देश को आजाद कराना है। मेरे घर की रोटी नहीं थी, मेरे घर में फाका होता था, खाने को नहीं होता था, लेकिन उनके लिए प्रायोरिटी उस वक्त ये थी। लेकिन जब वो आजाद देश हो गया तो फिर प्रायोरिटी ये भी हो गई कि बच्चों को रोटी कैसे खिलानी है। तो आपकी प्रायोरिटी बदलती। तो पंडित नेहरू की प्रायोरिटी जो थी वो मैं समझता हूँ, मैं उसको सलाम करता हूँ। और पंडित नेहरू से बहुत सारे जो है मतभेद के बावजूद मैं कहता हूं कि पंडित नेहरू जैसा अगर लीडर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ना होता तो हिंदुस्तान आज ये ना होता जो आज है। हिंदुस्तान की एकता, हिंदुस्तान की दृढ़ता, हिंदुस्तान की पहचान वो ना होती, हिंदुस्तान का लोकतंत्र, हिंदुस्तान का संविधान ना होता जो पंडित नेहरू ने दिया। सर, पंडित नेहरू को लेकर एक और, मतलब पंडित नेहरू पर तो बहुत पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है, किताबें लिखी जा सकती है। लेकिन तो मसला आज सामयिक है, वो ये है कि पंडित नेहरू को जिम्मेदार माना जाता है पार्टीशन का, जो लाखों लाश भाई, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। और अभी एक और नई बात आई कि जब लॉर्ड माउंटबेटन की शिमला में मुलाकात हुई नेहरू से, तो उन्होंने पार्टीशन का पूरा ड्राफ्ट नेहरू को पढ़ाया, नेहरू मान गए। तो अगले दिन ये पार्टीशन का ड्राफ्ट बताया गया था। आप इसको कैसे, क्योंकि आपकी फैमिली उस पार्टीशन के वक्त की और उस लड़ाई को गवाह रही है, आपने कैसे समझा था उसको? नहीं, देखिए, मैंने पढ़ाया भी है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया 16-17 बरस, और मेरा अध्ययन इस पे रहा है। सिर्फ एक इसलिए नहीं कि मैं पैदा हुआ था उसके, मैं तो पैदा हुआ उसके काफी 4-5-6 साल बाद, छोटा था। लेकिन मैं कहूंगा कि बिल्कुल ये बेवकूफी की बात है। दिक्कत ये थी कि अंग्रेज को जल्दी थी भारत को छोड़ के जाने की। ये लेबर पार्टी ने अपने लोगों को नहीं पता, अपनी मैनिफेस्टो में इलेक्शन लड़ा था, उस पर चर्चिल को हराया था। दूसरे महायुद्ध के बाद जिस चर्चिल ने हिटलर को हराया था उसकी पार्टी हार गई थी, और जो लेबर पार्टी थी उसने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम पहला काम करेंगे कि इंडिया को डीकोलोनाइज कर देंगे। और जैसे ही उनको पार्टी पावर में आए, उन्होंने यहाँ पे कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन प्लान कहलाता है, क्रिप्स को, लॉर्ड क्रिप्स को, और इनको भेजा कि जाके ये तय करो कि कैसे करना है। माउंटबेटन आए थे यहाँ पर इसी प्लान के साथ कि यहाँ पे हवाले करना है, और उनका पार्टीशन का प्लान था। अब उस पार्टीशन के प्लान में दो रास्ते थे। कैबिनेट मिशन ने ये पहले कहा कि हम, और जिन्ना ने इस पे सहमति की, नेहरू ने भी सहमति की कि कांग्रेस, नेहरू क्या थे, कांग्रेस ज्यादा पावरफुल थी, नेहरू तो उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा थे। कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, सरदार पटेल बड़े प्रभावी थे कांग्रेस के अंदर। एक तरफ तो ये कहते हैं कि कांग्रेस सरदार पटेल के साथ थी, दूसरी तरफ कहते हैं नेहरू ने जो चाह कर लिया। ऐसे थोड़ी नेहरू कोई खुदा थे वहां पे कि जो मर्जी कर लें। अरे नेहरू की बहुत थोड़ी चलती थी, ऐसा ज्यादा नहीं था। वो तो प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री की अलग पावर होती है, लेकिन जिस तरह से आरएसएस की अपनी एक मोदी जी पे एक पकड़ है, वैसे ही नेहरू के ऊपर कांग्रेस पार्टी की बड़ी पकड़ थी। उस वक्त कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं थी। तो जो पॉइंट मैं कह रहा था कि क्रिप्स मिशन जो था उसने कहा कि भारत के 3 हिस्से किए जाएं, A, B, C,
और ए में पाकिस्तान और सिंध और ये सारा जो है बलोचिस्तान, ये सारा ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, ये ए होगा। बी जो है ये बीच का हिस्सा होगा। सी होगा असम और बंगाल, ये सी स्टेट्स होंगे। ये तीनों एक देश रहेगा, लेकिन इन तीनों की जो लोकल गवर्नमेंट होगी, जैसे स्टेट गवर्नमेंट होती है हमारी आज, तमिलनाडु के पास अपनी पावर्स हैं, बंगाल के पास अपनी पावर है, इसी तरह से तीनों के पास अलग अलग पावर रहेंगी। जहां तक इकोनॉमी है, सिक्का है, फौज है, फॉरेन पॉलिसी है, ये कॉमन रहेगी, जैसे हमारे आज भी फेडरेशन में है कि फॉरेन पॉलिसी दिल्ली से चलती है, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी, पुलिस की पॉलिसी, शहरों को मेंटेन करने की पॉलिसी, ये सारी लोकल तमिलनाडु में या बंगाल में या महाराष्ट्र में अपनी होती है। तो इस तरह से ये तय हुआ था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि अभी क्लैरिटी आई नहीं थी, उसे एक्सेप्ट कर लिया मुस्लिम लीग ने भी, जिन्ना ने भी, यानी जिन्ना भी राजी थे। मैंने एक चीज बहुत ध्यान से पढ़ी है कि जिन्ना को पता था कि पार्टीशन नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं बनेगा। तो जिन्ना ये कहते थे कि the idea of Pakistan is a bargaining chip. Unless I want that much, I won't get this. तो ये था कि पाकिस्तान मांगूंगा तो मुझे कुछ मिल जाएगा। रोप मांगेंगे तो रिवॉल्वर तो मिल ही जाएगी, रिवॉल्वर के लाइसेंस। इसलिए तो वो उन्होंने किया था। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद एक नेहरू ने एक गलती की थी कि मीडिया ने उन्हें पकड़ा एयरपोर्ट के ऊपर, जहां तक मुझे याद आ रहा है दिल्ली एयरपोर्ट पे क्रिस मिशन के बाद, और उन्होंने पूछ लिया। सब मीडिया भी सरकारी होता था, यानी अंग्रेजों का होता था। टाइम्स ऑफ इंडिया और ये जो सब अंग्रेज के लिए काम करते थे, बोरी बंदर क्या था वहां का जो इनका वो था, पूरा मीडिया अंग्रेजों के लिए काम करता था। उन्होंने उसको अगले दिन छापा के वी एक्सेप्ट द क्रिस मिशन, बट फाइनली हाउ वी विल गो, वी विल डिसाइड आफ्टर वी आर इंडिपेंडेंट एंड वी मेक अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अच्छा, एक टेक्निकल बात कही थी नेहरू ने कि ये तो जो बंटवारा होगा एबीसी में, ये अंग्रेज करके जाएगा, लेकिन उसका क्या रूप होगा वो हम तय करेंगे जब हम आजाद हो जाएंगे। उस पर जिन्ना बिखर गए। उन्होंने कहा ये तो अभी नहीं मान रहे, अभी पलट रहे हैं तो बाद में पलट जाएंगे, इसलिए हम नहीं मानते, हम तो पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान लेंगे। और उन्होंने उसको कर लिया। मेरी जहां तक नॉलेज है, खुद सरदार पटेल ये चाहते थे कि यार इस बात को एक बार निपटाओ। राजा जी भी ये चाहते थे, गोपालाचार्य, राजा गोपालाचार्य, ये सारे बड़े लीडर थे। आचार्य कृपलानी थे, ये सब थे। आज तो लोग जानते नहीं, हमने पढ़ा है इन सबको, तो और ओरिजिनल जाके इनके लेटर्स, उनकी किताबें पढ़ी हैं। इन सब का मानना ये था कि यार इस मसले को एक बार निपटाओ, क्योंकि ये हमारे लिए सिरदर्द बना रहेगा। जिन्ना और ये पाकिस्तान का ये हिस्सा, ये मुस्लिम मेजोरिटी, हम रूल नहीं कर पाएंगे और ये एक नासूर बन जाएगा। इसलिए अच्छा ये है कि इसको एक बार काट दो। तो खुद जो राइटिस्ट फैक्शन था कांग्रेस के अंदर, वो ये समझता था ये दोहरी गेम खेलते हैं। अंदर कहते रहे कि निपटाओ जिन्ना विना को, पाकिस्तान को, मुसलमान को काटो। और मेरा अपना मानना है, मेरे पिताजी भी इस बात को कहते थे कि ये पार्टीशन जो है, ये देश का पार्टीशन तो हुआ, लेकिन साथ साथ ही भारत के मुसलमानों का भी पार्टीशन हुआ। वो भी 3 हिस्सों में बढ़ गए, उनकी भी शक्ति, उनकी भी, वो हर जगह कमजोर हो गए। वो खासतौर पे जो हिंदुस्तान में रहे हैं, वो उनके कमजोरी की और उनके पिछड़ेपन की वजह जो है ये पार्टीशन है। तो इसलिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराना, मैं समझता हूँ हिमाकत है, बेवकूफ़ी है। ये उन लोगों की बात है जिन्होंने इतिहास को या तो पढ़ा नहीं, या अपने फायदे के लिए आज जो है रीइंटरप्रेट कर रहे हैं, और एक ऐसा चश्मा लगा के देख रहे हैं जिसमें उन्हें घोड़े की तरह से, सिर्फ कोलू के बैल की तरह से नजर आता है, बाकी इधर उधर का कुछ नजर नहीं आता। तो ये है। नहीं, आपने कहा कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह गए वो कमजोर हो गए, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि अच्छा जो हिंदुस्तान के मुसलमान है उसको कमजोर किया। क्या ये सच है कि जो ताकतवर, पावरफुल, रिच मुसलमान था वो चला गया पाकिस्तान बंटवारे के नाम पर, और जो गरीब मुसलमान था वो यहाँ रह गया खाली? मैं जब पाकिस्तान गया हूं, मैंने यही कहा है कि सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा पाप जिन्ना ने और पाकिस्तान ने जो किया कि यूपी बिहार से जो पढ़ा लिखा मुसलमान था, देखिए उस वक्त रिजर्वेशन थी, उस रिजर्वेशन में 33% मुसलमान पुलिस में और रेलवे में और हर जगह था। वो पढ़ा लिखा जो मुसलमान था वो गया, और जिन्ना ने बाकायदा, मुस्लिम लीगियों ने जो है घरों पे धरने दिए, जो बड़े अफसर थे मुसलमान, कि आप चलो पाकिस्तान, आप यहां नहीं रह सकते। तो क्या हुआ कि यहां जो मुसलमान रह गया वो बेपढ़ा लिखा था, कमजोर था, जबकि मेजोरिटी पाकिस्तान के खिलाफ थी। मजे की बात यह है कि उस वक्त सिर्फ 13% मुसलमानों को वोट डालने का अधिकार था। वो भी एक कंफ्यूजन है ना, उससे ये होता है कि जो 13% मुसलमान थे, 13 से भी कम थे,
उन्होंने जो वोट दिया 90%, उसका एक परसेप्शन ये बनाया जाता है कि 90% वोट नहीं पड़ा। देखिए वो गलत, वो भी गलत है, मैंने उस पर स्टडी की है, वो बहुत गलत आइडिया है कि वो जो 13% जो थे वो कौन थे, जो जमींदार थे जो टैक्स देते थे, उनको वोट का अधिकार था। अच्छा, अब ये जो यूपी में पहली गवर्नमेंट बनी उसने सबसे पहले जमींदारी अबॉलिश की, तो जमींदार जो थे रातों रात मुस्लिम लीगी हो गए, नाराज हो गए कांग्रेस से कि इसने तो हमारी जमीन ले ली, और जमींदारों ने जमींदारी कैंडिडेट बने इलेक्शन में। अब उसमें वोट पड़ा 50% भी वोट नहीं पड़ा, पहली बार इलेक्शन हो रहे थे, लोगों को पता नहीं था वोट क्या है कैसे है, तो 40-45%, 50 मैक्सिमम 50% वोट पड़ा। वो वोट भी क्या है, पेटियां भरी गई, क्योंकि उस वक्त ना तो सेशन साहब थे और ना कोई इलेक्शन कमीशन था, पहली बार इलेक्शन हो रहे थे, तो जो जमींदार होता था, नवाब होता था, राजा होता था, उसकी चलती थी कि हमारे आगे क्या बंदूक लेके खड़े हो गए, चलो वोट डालो। तो वो वोट डाल रहे थे, और वोट डालने वाला कौन था, जो पैसे वाला था। वोट डालने वाला कौन था, जो जमींदार था। जो गरीब बुनकर था, जो पिछड़ा था, वो महात्मा गांधी के साथ था, उस स्वदेशी में साथ था। 90% मुसलमान के पास वोट का अधिकार ही नहीं था। तो ये 8% जो वोट डाल रहा था, इसने भी 8% ने नहीं वोट दिया मुस्लिम लीग को। 8% में से हुआ ये कि 4% तो गया मुस्लिम लीग को, या 3.5 या 4 या 4.5%, बाकी बढ़ गया 4-5 पार्टियों में, कि वो कांग्रेस में भी गया और छोटी छोटे दल बन गए थे, उसमें बटा। तो नतीजा क्या हुआ कि मुसलमान जो थे, जो ये 45 का जो चुनाव हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि उसमें मुसलमान मुस्लिम लीग के जीत के आ गए, और जो कांग्रेस के मुसलमान थे वो हार गए। तो उसका जो ये जो कहते हैं कि 90% मुसलमान ने वोट दिया, 90% मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, उनके पास वोट का अधिकार ही नहीं था। 10%, 13% था, 13 में से 7% ने, 8% ने वोट डाला, उसमें से 8% में से भी 4% ने मुस्लिम लीग को दिया, 4% ने और जगह बांट दिया, और वो भी मुस्लिम लीग को जो मिला उसके जमींदारों की वजह से मिला, वोट भरने की वजह से मिला। तो इसलिए वो बिल्कुल बेमानी इलेक्शन था, वो ईमानदार इलेक्शन था नहीं, इसलिए उसकी बुनियाद पे मुसलमानों को आरोपी बनाना मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। यूपी बिहार का मुसलमान साथ नहीं था। हाँ, पंजाब में, बंगाल में खासतौर पे थोड़ा सा परिवर्तन आया था 1940s के बाद से, 45 के बाद से, क्योंकि मुझे तो मालूम, मेरे पिताजी वहां पर थे और कांग्रेस के पुलिस से मूवमेंट चला रहे थे, लेकिन 46 आते आते कांग्रेस जो है कमजोर पड़ गई थी, तो उन्हें अखबार बंद करना पड़ा, लाहौर से जो अखबार निकालते थे, और आना पड़ा दिल्ली। जी चलिए सर, इंदिरा जी पर आते हैं, एक और ताकतवर प्रधानमंत्री, एक गूंगी गुड़िया से ताकतवर प्रधानमंत्री, लेकिन इंदिरा जी का जो कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, इस पर भी आपने लिखा है, लेकिन उनका जो दाग है इमरजेंसी का, वो बहुत बड़ा रहा। आपने भी इमरजेंसी को झेला है, आपके परिवार ने भी इमरजेंसी को झेला है, हालांकि आपका एक कनेक्शन भी रहा इंदिरा गांधी से परिवार का। कैसे आप देखते हैं उसको? किताब में तो आपने जिक्र किया, दर्शकों के हिसाब से सुनिए। इंदिरा, देखिए मैं उस वक्त तो मुझे इंदिरा गांधी का बहुत विरोध था, नफरत थी, बहुत गुस्सा था। मैं नौजवान था, मुझे लगता था कि मेरे मतलब एज अ लेफ्टिस्ट, एज अ लोकतांत्रिक विचारधारा वाला, फिर मेरे पिताजी को जेल में डाला, तो मैं इंदिरा गांधी को देश की सबसे बड़े दुश्मन समझता था। और मैं एक बात मानता हूं कि देश के जो लोकतंत्र है उसे नुकसान पहुंचाने में इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा रोल है, और कांग्रेस को भी कमजोर करने में इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा रोल है। लोग समझते हैं इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को मजबूत किया, मेरा मानना है कांग्रेस को कमजोर किया, क्योंकि जो जितने क्षेत्रीय लीडर थे उन सबको खत्म कर दिया, चाहे वो कामराज थे, चाहे निजलिंगप्पा थे, चाहे जो है वो सीबी गुप्ता थे, अतुल्य घोष थे, अब लोगों को नाम भी नहीं मालूम होंगे, मुझे सबके नाम मालूम है कि महाराष्ट्र में एस.के. पाटिल और ये सब कौन लोग थे, ये सब खत्म किए। जब आपने रीजनल लीडर जिनकी पकड़ थी वो खत्म कर दिए और सारा सेंट्रलाइज कर लिया, तो उसी की वजह से जो रीजनल पार्टियां थी वो उभर पाई, क्योंकि वैक्यूम नहीं रहता कभी। आपने खाली छोड़ दिया, रीजनल लीडर को आपने खत्म कर दिया और सब कुछ दिल्ली से आप चलाने लगी, सब अपनी मुट्ठी में ले लिया। तो ये इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा, जो मैं समझता हूँ कांग्रेस को भी जो नुकसान पहुंचाया इंदिरा गांधी ने, वो यही था, और देश का भी नुकसान हुआ। लेकिन साथ साथ इंदिरा गांधी की, देखिए हमें ईमानदारी से देखना होगा, हम ना अंधे विरोधी हैं ना अंधे भक्त हैं। इंदिरा गांधी ने जिस मजबूती के साथ देश को खड़ा किया, 62 और 65 की जंग के बाद भारत बहुत कमजोर हो गया था। 62 में चीन के हाथ मार खाने के बाद 65 में भी हमारे साथ बहुत हालात खराब थे। आप लोगों को तो अंदाजा नहीं है, मैं सुबह जाके 4 बजे 5 बजे लाइन में खड़ा हो जाता था कि आज चीनी मिलने वाली है,
1 किलो चीनी मिलती थी और नंबर आते आते पता लगता था खत्म हो गई। 4 घंटे 6 घंटे खड़े रहते थे। लोग कहते थे घर में कम से कम 6-7 बच्चे होने चाहिए, एक चीनी की लाइन के लिए, एक दूध की लाइन के लिए, एक आटे की लाइन के लिए। तो इतने बुरे हालात थे। उसमें से इंदिरा गांधी ने निकाला, हरी क्रांति लाई, अनाज पैदा करने का किया। अमेरिका का दबाव था जबरदस्त भारत के ऊपर, और उसके बावजूद अमेरिका से उन्होंने टक्कर ली। और उनको मालूम था कि हमें दुनिया में खड़ा होने के लिए ये दिखाना पड़ेगा और हमें दबाव से निकलना पड़ेगा पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान हमारे पे दबाव बनाए हुए था। 65 की जंग हमारे पे जो हमला किया था, वो समझ रहे थे कि ये हलवा है, हम इन्हें खा जाएंगे। अयूब खान और ये सारों का ध्यान ये था। तो इंदिरा जी ने कहा इनको एक बार ठीक करना बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान के पीछे अमेरिका था, और सिर्फ अमेरिका नहीं था, ये समझ लिया। पाकिस्तान ने किसिंगर को और डेंग शाओपिंग को दोनों एक किया था, अमेरिका को और चीन को एक किया था। भुट्टो का रोल था उसके अंदर, अयूब खान का रोल था उसके अंदर। तो अब क्या हो गया था, पाकिस्तान के पीछे एक तरफ चीन आ गया था, एक तरफ अमेरिका आ गया था। तो हिंदुस्तान को तो खा जाते वो। तो इससे पहले कि वो खाने की स्थिति में हो, उसको काट दो, कमजोर कर दो। इंदिरा जी ने बांग्लादेश का जो किया, मैं समझता हूं सबसे बड़ा उनका योगदान है, और बड़ी हिम्मत की बात थी, बड़े हौसले की बात थी। तीसरे, उन्होंने इंडिया जो आज हम कहते हैं बड़ी सुपर पावर है, तो न्यूक्लियर पावर किसने बनाया, पोखरान किसने किया, अमेरिका की मर्जी के खिलाफ। अमेरिका तो आज भी बर्दाश्त नहीं करता कि कोई अगर ईरान जैसा न्यूक्लियर पावर की सोचे भी, तो उसको नेस्तो नाबूद कर देते हैं। इंदिरा जी तो तैयार थी उसके लिए। तो इंदिरा जी ने बड़े बड़े रिस्क लिए और बड़ी हिम्मत और हौसले से लिए। तो मैं इंदिरा जी का विरोधी भी हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के निर्माण में जो इंदिरा गांधी का रोल है, वो किसी दूसरे का नहीं हो सकता। और इसीलिए इमरजेंसी में हमने उनका विरोध किया, लेकिन इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट फेल हुई, तो मेरे पिताजी ने भी कहा, हमने भी कहा कि देश पहले है, हमारा हमारा व्यक्तिगत विरोध नहीं हो सकता। देश को बचाने के लिए हमें इंदिरा को फिर वापस लाना होगा। और देश ने भी फैसला किया, वोट इसलिए मिले। 3 साल बाद ही आ गई इंदिरा गांधी, वापस क्यों आ गई, इमरजेंसी सब भूल गए। क्योंकि अगर मैं मानता हूं कि अगर मुरारजी जैसा ढीठ प्रधानमंत्री ना होता, तो शायद इंदिरा गांधी वापस ना आ पाती। अगर कोई और समझदार प्रधानमंत्री देश में बन जाता, चाहे वो बहुगुणा होते, चाहे चरण सिंह या बाबू जगजीवन राम अगर पहले दलित प्रधानमंत्री बन जाते, तो क्योंकि बाबू जगजीवन राम बड़े डिप्लोमेटिक आदमी थे, मुझे उनसे बड़े करीब रह के काम करने का मौका मिला बचपन से। मेरे बिहार की हमारे पड़ोस में रहती थी, जिनके साथ में राजेंद्र बाबू के यहाँ भी जब वो राष्ट्रपति थे जाता था, कि उनके भाई ने राजेंद्र प्रसाद को और बाबू जगजीवन राम को पढ़ाया था, लिखाया था, सब तैयार किया था। वो ऐसे प्रोफेसर थे कि वो बच्चों को पढ़ाते भी थे, उन्हें पैसे भी देते थे, बाहर पढ़ने भी भेजते थे। तो ये दोनों उनकी बड़ी इज्जत करते थे। तो मैं बचपन से उनके यहाँ जाता था। तो बाबू जगजीवन राम को मैंने देखा कि बाबू जगजीवन राम बहुत कम शब्दों का प्रयोग करते थे, बहुत समझदार थे। उनको आप दलित लीडर के एंगल से मत देखिए, उनको इस एंगल से देखिए कि उनके अंदर जो विजन था और समझदारी थी, वो बहुत कम लीडरों में उस वक्त थी। तो बाबू जगजीवन राम अगर प्रधानमंत्री बनते, तो शायद इंदिरा गांधी वापस ना आती। लेकिन जो हालात हुए उसमें ये तो चर्चा सवाल हमेशा चलती रहेगी, चाहे बाबू जगजीवन। लेकिन मैं एक चीज इमरजेंसी पर छोटा सा एक और एड ऑन करना चाहता हूँ आपके साथ, आपसे समझना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी और इमरजेंसी की बात करते हैं, तो संजय गांधी और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की याद कीजिए। जी, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो हैं, इंदिरा जी का, मैंने इस पे लिखा भी है कि इंदिरा जी के अंदर एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी भी आ गई थी, और एक किसी तरह से वो अंधविश्वास भी आ गया था, धार्मिक अंधविश्वास। यानी जो नेहरू की बेटी में नहीं होना चाहिए था, वो इंदिरा जी में आया था। तो इंदिरा जी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जैसों पे डिपेंड करने लगी थी। एक मौलाना जमील इलियासी थे, उनके साथ जाके, जो उन्होंने बताया, मैंने उसका किस्सा लिखा है कि वो कैसे जाके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मजार पे रात को जाके उन्होंने चने पड़े और एक लौकी काटी अपने दुश्मनों को काटने के लिए। ये काम भी इंदिरा गांधी करने लगी थी। इंदिरा गांधी को चंद्र स्वामी भी नरसिम्हा राव उनके पास ले आए थे अपनी दुकान चलाने के लिए। तो उस वक्त हो गया था कि जिसको भी इंदिरा जी के करीब होना है, तो उसको कोई एक बड़ा स्वामी और वो जो है वो लेके जाना चाहिए कि इंदिरा जी ये बड़ा जबरदस्त है, ये बहुत कुछ जानता है। इंदिरा जी विश्वास करने लगती थी। एक बार आपका अपना विश्वास कम हो जाए, तो फिर आपका इन सब चीजों पे, और मुझे लगता है कि खासतौर पे जो उनको धक्के लगे इंदिरा जी को, और फिर संजय की डेथ तो बाद में हुई है, लेकिन इंदिरा जी कहीं अंधविश्वासी हो गई थी। और उस अंधविश्वास का इंदिरा जी की इमरजेंसी के लिए या वो सब चीजों के लिए,
समझा नहीं सवाल आपका। गांधी को आप ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया इमरजेंसी में, या जो कुछ आज हमें बैड नेम जो मिलता है इंदिरा गांधी के लिए, उसके लिए संजय गांधी को ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं? इंदिरा गांधी को, संजय गांधी को नहीं, नहीं, संजय गांधी को जिम्मेदार नहीं, संजय गांधी को जिम्मेदार नहीं मानता मैं। देखिए, संजय गांधी की वो हैसियत नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर ले। हाँ, यह है कि इंदिरा जी ने जब उसको खुली छूट दे दी तो वो तो उसके अंदर वो विजन नहीं थी जो होनी चाहिए, तो उसने अपने तरीके से काम को शुरू किया। हालांकि संजय ने भी जो काम किए थे आज हम वो काम कर रहे हैं, पेड़ लगाने का काम, टॉयलेट ठीक करने का काम, शहरों की सफाई करने का काम, पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने का काम, ये सारी चीजें थी, विजन की चीजें थी। लेकिन उसका काम करने का तरीका डिक्टेटोरियल था, डेमोक्रेटिक नहीं था। और उसे लगता था कि नेहरू, मतलब घर में अक्सर लगता है, हमारे बच्चों को भी लगता है कि यार हम बड़े सॉफ्ट हैं, हम नौकरों के साथ ठीक तरह डील नहीं करते, हमें इनको ठीक कर देना चाहिए। तो ऐसे ही मेरे ख्याल में उनके घर में भी था कि उन्हें लगता था कि पंडित नेहरू भी बड़े ढीले थे, इंदिरा जी भी जिस तरह करना चाहिए, इसलिए देश आगे नहीं बढ़ रहा, हो जाना चाहिए था आगे। तो उसने जिस तरह काम किया उसका नुकसान मिसेस गांधी को हुआ, इमरजेंसी में खासतौर पे। लेकिन छूट, मैं उसके लिए संजय गांधी को जिम्मेवार नहीं ठहराऊंगा। उसके लिए मैं नहीं कहूंगा कि संजय ने उन्हें भड़का दिया है, संजय ने उन्हें बिगाड़ दिया, नहीं, इंदिरा गांधी में बिगाड़ पहले आ गई थी। और इंदिरा, आपको याद होगा कि पंडित जी के जमाने में जब उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का, 19 में साल में कितनी की बात थी, 50, जब पहली सरकार बनी है EMS नंबूदरी-पत की केरला में, तो उस सरकार को, नंबूदरी-पत की सरकार को गिराने में इंदिरा जी का बहुत हाथ था। और इंदिरा जी ने ये कहा था कि देखो, ये जो सरकार आई है, मुसलमानों से कहा था तुम्हारा दीन खतरे में, क्योंकि केरला में मुस्लिम वोट बहुत बड़ा है, ईसाइयों से कहा था कि देखो तुम्हारा धर्म खतरे में पड़ जाएगा, कम्युनिस्ट आ गए। तो इंदिरा जी ने बहुत ही जो है इन चीजों का प्रयोग उस वक्त किया था। और पंडित जी ने भी उन्हें रोका था, नहीं रोका था, मुझे नहीं मालूम। लेकिन क्या होता है कि एक बार सत्ता में आ जाओ तो सत्ता में रहने के लिए आप सब हथकंडे इस्तेमाल करने को जायज समझते हो, और वहीं जाके आपका जो है पतन शुरू हो जाता है। सर, संजय गांधी की जो डेथ हुई प्लेन क्रैश में, वो प्लेन धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने गिफ्ट किया था उन्हें? जी, वो प्लेन उन्हें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के पास बड़ी दौलत थी, कहाँ से आई थी मुझे पता नहीं, लेकिन दौलत बहुत थी। तो उनका अपना भी प्लेन था, वो जम्मू से अपने प्लेन से आते जाते थे, और उन्होंने एक प्लेन जो है गिफ्ट किया था संजय गांधी को, बड़ा लेटेस्ट। और वो प्लेन जो था बहुत कलाबाजियां खाता था हवा में जाके। तो मेरी भी मुलाकात रही धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी से, और मैं उनसे पूछता था कि साहब आप रशिया गए थे -35 डिग्री में, तो आप यही धोती और हल्का सा आपने बस यहाँ कंधे पे कपड़ा डाल रखा था, कपड़ा नहीं, वही जो उनका पतला बारीक धोती का होता था जी, वो यहाँ पे। तो मैंने कहा आपको ठंड नहीं लगी? बोले बेटा बहुत ठंड लगी, लेकिन अगर ये गिर जाता था तो ठंड लगती थी, लेकिन अगर ये कांधे पे रहता था तो ठंड नहीं लगती थी, मेरी शरीर को ये आदत थी। तो ऐसे योगी भी थे वो, योग को फैलाने में उनका बड़ा योगदान था हिंदुस्तान में। सुबह रोज टीवी पे सुबह शाम जो है पहला प्रोग्राम उन्हीं का आता था, योग का जी। तो लेकिन ये कि जो जहाज दिया था, उस जहाज में, जहाज जो था उसके बारे में मुझे अकबर डंपी ने, जो संजय के बड़े करीबी थे, बड़े दोस्त थे और इंदिरा जी के भी बड़े लाडले थे, उन्होंने कहा कि उसके पीछे एक षड्यंत्र था, उस जहाज में सेबोटाज किया गया था, और इसलिए कि संजय को रास्ते से हटाना था, क्योंकि संजय जो है इंदिरा जी पे प्रभावित हो रहे थे और उन्हें ले जा रहे थे दूर रशियन लॉबी से और कम्युनिस्ट लॉबी से, और ज्यादा करीब कर रहे थे अमेरिकन लॉबी से। तो ये एक इंटरनेशनल जो लॉबीज के गेम चलते हैं, ये उनका कहना है। अब मैं नहीं कह सकता कि इसमें कितनी सच्चाई है। जी। और डंपी की भूमिका उस दौरान बहुत रही, कैसे आप देखते हैं डंपी को? डंपी तो बिल्कुल छाए हुए थे डंपी, और डंपी ने बड़ी लड़ाई लड़ी है, और डंपी ने बड़ी ईमानदारी से, देखिए मैं डंपी का इसलिए शक नहीं करता हूं कि डंपी ने ईमानदारी से जब ये सत्ता से बाहर हुए तब डंपी आके जुड़ा। उस वक्त सब जब भाग गए थे, डंपी अपनी गाड़ी लेके इंदिरा जी को लेके अमेठी चला गया, और वो बेलशीता क्या था, अरेस्ट हुई इंदिरा गांधी, तो डंपी वहां थे ना, तो डंपी वहां से निकले, उन्होंने सारी जगह इन्फॉर्म किया, संजय के साथ दिन रात खड़े रहते थे, जेल भी जाते थे, जेल गए भी। और जब यहाँ पे इंदिरा जी अरेस्ट हुई है, डंपी को बाद में अरेस्ट करके डाल दिया गया जेल में। तो डंपी जो है, लेकिन वो आदमी झुका नहीं, बड़ा अजीब मस्त आदमी है वो।
लेकिन जब मेनका गांधी की तकलीफ में आई तो वो अपनी दोस्त की बीवी के साथ खड़ा हो गया। उसने इंदिरा गांधी से टक्कर ले ली। इंदिरा गांधी से टक्कर लेकर पूरा सबके खिलाफ वो खड़ा होके मेनका गांधी के साथ खड़ा हुआ। तो उस आदमी ने कभी जो है अपने फायदा कोई नहीं लिया, कोई अपने लिए कुछ नहीं लिया। वो जहां वो तो यारों का यार है। आज भी उसका ये है कि यारों का यार है। अगर आपसे कह दी यारी तो फिर वो जान दे देगा, वो जान ले भी सकता है। जान ले। आपने मेनका जी का जिक्र कर दिया और उससे पहले आप जगजीवन राम का जिक्र कर रहे थे, तो मेनका और जगजीवन राम का एक कनेक्ट है, उसको कैसे आप देखते? देश का सबसे मजे का स्कैंडल है वो। हमारे देश में सेक्स स्कैंडल बहुत कम सामने आते हैं, जो होते भी हैं लोग उन्हें छुपा देते हैं। हमारे देश की परंपरा ये है। लेकिन ये नई सोच के लोग थे। तो हमारे दोस्त केसी त्यागी जो थे वो अभी भी हैं, बड़े एक्टिव हैं माशाल्लाह। तो केसी त्यागी जो थे वो राजनारायण जी के बड़े करीब थे, उस वक्त यूथ लीडर थे। राम के बेटे हैं, उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इश्क चल रहा है। और वो लड़की को लेके वो कहीं यूपी में किसी जगह पे जाते थे। तो इन्होंने उनका पीछा किया और पीछा करके जब वो रात में वापस लौट रहे थे तो उनकी गाड़ी रोक ली और गाड़ी रोक के उनको धमकाया वमकाया। और उस गाड़ी की जब तलाशी ली तो उसमें से उन्हें बहुत सारी फोटोग्राफ मिली। क्योंकि उस वक्त ये वाले कैमरे नहीं होते रहे जो आपके आज स्मार्ट कैमरा आपके पास होता है, ना दूसरे कैमरे थे। उस वक्त तो पोलीराइड कैमरा होता था कि जिससे फोटो खींचा और निकल के आ गया। तो वो बहुत सारी पोलराइड तस्वीरें थी जो न्यूड और बहुत कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में थी। तो वो उनके हाथ लग गई तो उन्हें तो खजाना मिल गया। उन्होंने उनको जब्त कर लिया, इन दोनों को, जो सुरेश राम थे उनके साथ जो महिला थी उनको जाने दिया। और ये सारी तस्वीरें लेके वो पहुंचे श्री राजनारायण के पास और कहा कि देखो ये तो गेम हो जाएगा। राजनारायण उस वक्त दूसरा खेल खेल रहे थे। राजनारायण अंदर अंदर षड्यंत्र कर रहे थे मुरारजी भाई की सरकार गिराने का और जी, और चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का। और उसके लिए जो क्या नाम था, मोहन मेकिन्स के जो मालिक थे, मोहन ब्रदर्स जो थे, जी मोहन क्या मोहन, मैं अभी दिमाग में नहीं आ रहा मेरे। उनके घर में राजनारायण की और संजय गांधी की मीटिंग हो चुकी थी। तो अगली जो मीटिंग हुई जिसमें अकबर डंपी भी साथ थे, अकबर डंपी बाहर बैठे थे, इनकी अंदर मीटिंग हुई। तो वहां पे वो तस्वीरें जो हैं, राजनारायण ने कुछ तस्वीरें, सब नहीं कुछ तस्वीरें दे दी इनको, संजय गांधी को। और अब ये बड़े दुखी थे अपने केसी त्यागी, क्योंकि ये नहीं चाहते थे फायदा देना संजय गांधी को, लेकिन वो संजय गांधी को मिल गई। अब संजय गांधी ने भेजी इलस्ट्रेटेड वीकली को छापने के लिए। इलस्ट्रेटेड वीकली ने तो इनकार कर दिया और एक दो जगह भेजी गई, सबने इनकार कर दिया, क्योंकि वो आज के हिसाब से भी पोर्नोग्राफिक थी। उस वक्त के हिसाब से आज से समझ लीजिए कि 40-50 साल पहले तो बिल्कुल ही सोच भी नहीं सकता था कोई, जरा सा इतना गला नजर आना भी वो समझा जाता था कि क्या पाप हो गया। तो उस वक्त मेनका गांधी यंग बिल्कुल वो थी जिन्होंने झंडा हाथ में लेके निकल पड़ी थी इंदिरा जी के लिए लड़ाई लड़ने, और पूरा हिला रखा था। उन्होंने एक मैगजीन निकाल लिया था सूर्य। तो सूर्य नाम का जो मैगजीन निकाला था, मेरे ख्याल में फोर्टनाइटली था वो। जब कहीं नहीं मिला तो उन्होंने सूर्य में छाप दी। सूर्य में छापी तो सूर्य तो आग की तरह से बिक गया। एक एक कापी जो उस वक्त 2 रुपए की कापी थी वो 2-2 हजार रुपए में बिकी है। और वो तस्वीरें जो है लोगों छुपा के ऐसे होता था जैसे आज कोई बहुत खतरनाक किस्म की पॉर्न फिल्म है, उस तरह से वो स्कूलों कॉलेजों में जाती। उसमें जिनको प्रधानमंत्री बनने का बहुत चांस था, जिसके लिए एक राजी को हटा के तैयारी थी, भाजपा भी उनके लिए राजी थी और भी राजी थे, लेकिन उनका जो है चांस खत्म हुआ। बाबू जगजीवन राम पहले देश के दलित प्रधानमंत्री नहीं बन सके। उसकी वजह ये स्कैंडल थी, जो कि स्कैंडल उस वक्त निकल के आया। सवाल को दूसरे तरीके से समझना चाहता हूं। आपने बात को ठीक कर दिया, लेकिन क्या जगजीवन राम को रोकने के लिए ये एक्सरसाइज की गई थी? नहीं, मैं जहां तक मेरी नॉलेज है ये एक एक्सीडेंटल था कि
ये तस्वीरें हाथ लगी, क्योंकि वो तस्वीरें जो ये कहा जाता है कि इन्होंने पकड़ के उनसे बनाई, वो संभव नहीं है। वो तस्वीरें मैंने देखी हैं, वो जिस तरह की सिचुएशन में थी, उसमें आप किसी को जबरदस्ती एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के उस तरह की तस्वीरें नहीं बना सकते। तो इसलिए या तो वो अपनी मर्जी से रेप कर रहा हो कोई दूसरे को, तीसरा आदमी तस्वीरें बना रहा हो, तब तो बनती हैं। लेकिन आप उसको कहें कि तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो वो वाली तस्वीरें नहीं थी। वो कि बिल्कुल कोई साथ में कोई बैठे हों या एक दूसरे को छू रहे हों, वो तस्वीरें नहीं थी। तो इसलिए ये कहना कि ये तस्वीरें केसी त्यागी ने बनाई बाबू जगजीवन राम को रोकने के लिए, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। जी सर, बात तो बहुत सारी है, लेकिन मैं पहले, अब क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, लंबा भी हो गया, मैं शाहिद सिद्दीकी जी के बारे में समझना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि शाहिद सिद्दीकी जी ने राजनीति के हर घाट का पानी पी लिया जी। कांग्रेस का पिया, समाजवादी पार्टी में गए, बहुजन समाज पार्टी में गए, और बीजेपी तक जाते जाते रुक गए या नहीं रुके, मुझे नहीं पता। देखिए, मैं आपसे सहमत भी हूँ, असहमत भी हूँ। मैंने घाट घाट का पानी नहीं पिया। मेरा अपना घाट एक रहा, पार्टियां बदलती रही, मैं नहीं बदला, पार्टियां बदलती रही। कि मैं कांग्रेस में आया, पहला मेरा जो था कांग्रेस में, तब जब तक राजीव जी जिंदा थे, मैं नहीं आया। उन्होंने बहुत कहा मैंने नहीं आऊंगा, मैं पार्टी में आना नहीं चाहता। राजीव जी का अगर इस तरह से देहांत ना होता तो शायद मैं पार्टी में आता भी नहीं। उनके असैसिनेशन के बाद मुझे दोस्तों ने, जिसमें माधवराव सिंधिया, जतेंद्र प्रसाद, ये सब थे, इन्होंने कहा कि तुम्हारा दोस्त चला गया, उसके सपने पूरे करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, आओ। तो मैं इमोशनली वो होके मैंने पार्टी ज्वाइन की और कांग्रेस में रहा। तो फिर मैं नरसिम्हा राव से लड़ता रहा, वहां मैंने कोई फायदा नहीं लिया। मैं उनकी मर्जी के खिलाफ, उनसे मेरी लड़ाई चलती रही। जब सोनिया गांधी आई, अध्यक्ष हुई, तो मेरा सोनिया गांधी से थोड़ा सा विवाद एक दो चीजों पे हुआ कि जिस तरह उनको ये लगा कि हम बगैर कोलिशन के आगे जा सकती है कांग्रेस। और मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, मेरा मानना था कि कांग्रेस पार्टी पहले भी एक कोलिशन थी, आजादी से पहले भी कांग्रेस वाज नॉट अ पार्टी, इट वाज अ प्लेटफॉर्म, इट वाज अ कोलिशन जी। और कांग्रेस थोड़ी देर तो गाड़ी चल गई फ्रिक्शन में, उस जो आपको आजादी के बाद मिली थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका जो एक सोशल कोलिशन थी वो टूटती चली गई। तो मेरी थ्योरी ये थी कि कांग्रेस को कोलिशन बनानी चाहिए। इनकी थ्योरी ये थी कि कांग्रेस को जरूरत नहीं है, सोनिया जी आ गई, अब तो हमें 300 से ऊपर सीटें अकेले मिल जाएंगी। उसी पे मेरा 99 में विवाद हुआ और मैंने पार्टी छोड़ी। तो एनीवे, समाजवाद, और उस वक्त तक ये हो गया था कि यूपी में बीजेपी को रोक सकती थी सिर्फ समाजवादी पार्टी। और मैंने समाजवादी पार्टी और बीएसपी का, जैसे मैंने लिखा है, अपने घर में एक दोस्ती भी कराई थी काशीराम जी की और मुलायम सिंह की। तो मैं समाजवादी में आ गया। समाजवादी में मैं रहा, कहीं और जाने का मेरा इरादा नहीं था। लेकिन जब रातों रात समाजवादी पार्टी ने पलटी खाई न्यूक्लियर डील पे, और अमर सिंह जी ने पार्टी का एक रूपरेखा भी बदल दी, और जो न्यूक्लियर डील थी जिसपे समाजवादी पार्टी 5 साल से 6 साल से विरोध कर रही थी, और मैं 2002 से पार्लियामेंट में सख्ती से बोल रहा था उसके खिलाफ, उसको अचानक उसने पलटी खाई। तो मैं क्या करता, पलटी मैंने नहीं खाई, समाजवादी पार्टी ने पलटी खा ली, तो मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। मौका तो आपके पास था, अमेरिका आप भी गए थे, अमर सिंह भी गए जी, मैं भी गया था। और जब सत्ता में आ रहे थे तो मुझे तो फायदा लेने का बहुत मौका था सर। मेरे पास तो बहुत मौका था कि अब ये सत्ता में आ गए तो अब मनमोहन सिंह के साथ मिलके, और मैं तो कांग्रेस वालों से पहली दोस्ती है, मुझे पसंद करते हैं, तो कोई मलाई मैं यहाँ पे खाऊंगा। तो जब मलाई खाने का वक्त आया तो मैं बाहर आ गया और बीएसपी में आया। तो बीएसपी में मेरे 1 साल के अंदर झगड़ा हो गया बहन जी के खिलाफ। मैंने स्टेटमेंट दे दिया, इंडियन एक्सप्रेस में मेरा इंटरव्यू छपा कि वो उनके यहाँ डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है, किसी की बात नहीं सुनती है, किसी को अधिकार नहीं देती है। तो नतीजा क्या हुआ कि मैंने ईमानदारी की आवाज उठाई और वो बर्दाश्त नहीं की गई। और आखिरी जो मेरा हुआ कि मैं दोबारा समाजवादी में आया, क्योंकि विचारधारा से मैं समाजवादी था। कांग्रेस और समाजवाद में मैं कोई अंतर नहीं समझता। सिर्फ ये अंतर ये है कि आप, वो थोड़ा सा उनकी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, कांग्रेस की जो है वो नेशनल पॉलिटिक्स है, इतना ही अंतर है। तो यहाँ पे मैंने जो ईमानदारी से काम किया, मैंने तो इंदिरा गांधी का भी इंटरव्यू किया था। जिस वक्त मैं कांग्रेस का माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन था, उस वक्त मैंने मुलायम सिंह के आधे दर्जन इंटरव्यू किए थे। तो उस वक्त तो मुलायम सिंह जी ने नहीं कहा कि आप तो कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन हो और आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो। तो अखबार की हैसियत मेरी अलग रही हमेशा और उसकी अलग रही। तो अब यहाँ पे मुझसे कहा गया कि आपने मोदी जी का इंटरव्यू क्यों किया, निकलिए बाहर। मुझे निकाल दिया गया खड़े खड़े। तो निकाल दिया गया। फिर मुझसे कहा गया माफी मांगो इसकी, तो मैं माफी मांगने को तैयार नहीं था। तो पार्टी अगर बदली है तो उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। उसके लिए जिम्मेदार ये पार्टियां हैं कि जिनके यहाँ लोकतंत्र नहीं है। और ज्यादातर पार्टियों में भारत की बड़ा दुख, ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि
और हमारी पार्टियां ऑटोक्रेटिक हैं, हमारी पार्टियां फ्यूडल हैं, हमारी पार्टियां सही मानों में लोकतांत्रिक नहीं है। सारी पार्टियां A to Z, इंक्लूडिंग बीजेपी, इंक्लूडिंग इवन द लेफ्ट पार्टीज, मेरा मानना है कि उसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्यूडलिज्म है। तो ये लेकिन लोग कहते हैं कि भाई आपको बहन जी ने या बीएसपी ने एमपी नहीं बनाया, राज्यसभा नहीं भेजा, इसलिए नाराज थे। नहीं तो एक जमाना था कि आप मायावती को जब काशीराम नाराज हो गए थे तो उनके घर के अंदर ले जाने वाले भी शाहिद सिद्दीकी थे। नहीं, मेरी कुर्बत काशीराम जी से बिल्कुल अलग तरह की थी। और ये तो जो ये आप जिस एपिसोड की बात बता रहे हैं, ये तो 1990 का बात है, 89-90 की बात है। लेकिन मैं तो उनके साथ जब उन्होंने, और मैं उस पूरे पीरियड में अगले 9-10 बरस में कांग्रेस में ही था। मैं चाहता तो उनके यहाँ से राज्यसभा ले सकता था, मैं फायदे ले सकता था काशीराम से, जितनी मेरी कुर्बत थी। लेकिन मैंने कभी नहीं किया। मैं जो गया था न्यूक्लियर डील के सवाल पे गया था उनके साथ, मायावती जी ने खुद ही मुझसे कहा कि चलो तुम्हारे साथ आ गए और बड़ा अच्छा है और तुम्हें राज्यसभा में लाऊंगे। मैंने कहा ले आइएगा, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, राज्यसभा तो बाद में देखेंगे, तुम बिजनौर से इलेक्शन लड़ लो। मैंने कहा मैं लड़ लूंगा। मैं बिजनौर से इलेक्शन लड़ गया। तो खुद उन्होंने, मायावती जी ने मुझसे कहा कि अगर 1% चांस है, अगर तुम हारे तो मैं तुम्हें राज्यसभा में ले आऊंगे, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है पार्लियामेंट में। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो अब जब मैं इलेक्शन हार गया, बहुत थोड़े वोटों से, 13,000 वोट से मैं हारा था, और उसके पीछे भी अपने ही पार्टी के लोगों का षड्यंत्र हुआ था। खैर जो भी वो था, मैं हार गया। तो उसके बाद मैंने ये देखा कि मायावती जी जो हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम्हारे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। मैंने कहा मेरे मुसलमान थोड़ी है, मेरी जेब में थोड़ी रहते हैं, और मैंने मुसलमानों का कोई लीडर हूं। और काशीराम जी भी जो है वो कई बार हारे थे, दलितों ने वोट नहीं दिया था उन्हें। तो ये हालात होते हैं। तो उस पर मुझे उनकी जो बात करने का अंदाज था, क्योंकि उससे पहले मेरा उनसे जो था ना, दोस्ताना माहौल था। और लोग तो मायावती जी को बहन जी करके ऐसे रहते थे, मैं कभी ऐसे नहीं रहा, क्योंकि मैं उनको उस वक्त से जानता था जब काशीराम जी के यहाँ वो बिल्कुल उनके घर को देखती थी वो। तो मेरे लिए मायावती कोई वहां पे नहीं थी, मेरे लिए मायावती यहीं पर थी। और इज्जत मैं करता हूँ मायावती की, बड़ी इज्जत करता हूँ मैं इसलिए इज्जत करता हूँ कि मेरे समझ में इस देश में, क्या दुनिया में, एक आधी कोई ऐसी महिला है जो अपने दम पे इतनी बड़ी लीडर बनी है, जिसने संगठन बनाया है। यूपी का संगठन काशीराम ने नहीं बना के दिया, प्लेट पे सजा के नहीं दिया। यूपी की पूरी बीएसपी A to Z, जीरो से मायावती जी ने बनाई है। एक महिला, गांव की महिला, दलित महिला, कमजोर महिला, उसने सिर्फ वो पावर में नहीं आई, उसने संगठन बनाया। ये सिर्फ ममता बनर्जी में एक दम था, इनमें एक दम था। वरना इंदिरा गांधी को तो प्लेट पे सजा के मिली थी, बेनजीर चाहे वो हसीना वाजिद हो। तो इसलिए पूरे दुनिया में मैं देखता हूं कि कोई और दूसरी महिला ऐसी नहीं है जैसी कि मायावती हैं। तो मायावती की इज्जत भी करता हूं, लेकिन मायावती के अंदर जो एक ये डिक्टेटोरियल जो एटीट्यूड आ गया है, मैं उसका विरोध करता हूं। तो मेरी दिक्कत ये रही कि मैं बुनियादी तौर पे अंदर से लोकतांत्रिक हूं। मैं सवाल करता हूं, मैं जिस पार्टी में मैं रहूंगा, पार्टी के अंदर सवाल करूंगा। मैं ये नहीं कर सकता कि अंधा मैं आपके पीछे चला जाऊं, क्योंकि आप लोग ये समझते हैं कि लीडर के पीछे अंधा चलना जो है वो ईमानदारी है। मेरा मानना है लीडर के पीछे अंधा चलना ईमानदारी नहीं है। लीडर अगर गलत कर रहा है तो लीडर से सवाल करो, अगर सवाल नहीं कर रहे हो तो बेईमान हो आप। तो मैंने बेईमानी नहीं की कभी राजनीति में। 2 सवाल कर लेते हैं क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है। एक सवाल तो कि अमर सिंह जी की बात आई, तो वैसे तो बहुत सारे ब्रोकर्स और बहुत सारे मीडिएटर या जो भी शब्द आप काम में लेते हैं वो ले लें, लेकिन 2 बड़े महत्वपूर्ण नाम है जिनका जिक्र आपने किताब में भी किया है, अरुण नेहरू साहब और अमर सिंह जी। कैसे आप उसको देखिए, दोनों थोड़े से एक ही तरह के लोग थे, काम करने का अंदाज अलग था। अरुण नेहरू भी कलकत्ते से आए थे, अमर सिंह भी कलकत्ते से आए थे, बिजनेस से आए थे। दोनों का काम करने का नफे नुकसान वाला अंदाज था कि प्रॉफिट आ रहा है, कैसे आता है, जहर बेच के अगर प्रॉफिट आता है तो जहर बेच लो वाला अंदाज था। तो अरुण नेहरू से तो मेरा टकराव इसलिए हुआ कि संजय गांधी के जाने के बाद वो ऑल पावरफुल बन गए थे, और वो भी बहुत अनडेमोक्रेटिक थे। और वो पंजाब को बिगाड़ने में, मेरा मानना है कि भिंडरावाला को आगे लाने में यकीनन इंदिरा जी की इजाजत तो रही थी, लेकिन सारा जो बिगाड़ने में उनका बड़ा हाथ था, और कश्मीर को बिगाड़ने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। वहां पे किया जी, तो उस पे मेरा उनसे झगड़ा हुआ।
मैंने मुझे उन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की, खरीदने की कोशिश की, मैंने इनकार कर दिया, मैंने उनके खिलाफ लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला की तस्वीरें छापना चाहते थे। कोई ऐसी तस्वीरें नहीं थी वो मोटरसाइकिल पे शबाना आजमी को लेके जा रहे हैं, तो लेकिन मैंने कहा मैं नहीं छापूंगा। उन्होंने कहा छापनी पड़ेगी आपको। मैंने कहा मैं नहीं छापूंगा, क्योंकि कश्मीर में मेरा अखबार घर घर जाता था। तो उसके बाद से मेरा उनसे टकराव हुआ, और टकराव का नतीजा हुआ कि उन्होंने मुझे जेल में डाला। तो लेकिन मेरा मानना है कि उनकी सबसे बड़ी खराबी ये थी कि वो समझते थे कि वो असली नेहरू हैं। वो ये समझते थे कि इंदिरा गांधी का जो मुझे हक था, क्योंकि इंदिरा गांधी ग्रूम भी कर रही थी उन्हें। इंदिरा गांधी उन्हें अपनी जगह लेने के लिए तैयार कर रही थी, क्योंकि राजीव को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। इंदिरा जी जानती थी कि राजीव जो है वो मजबूरी में आया है राजनीति में, मेरी वजह से आया, क्योंकि संजय चला गया, बेटे की हैसियत से आया, लेकिन उसे राजनीति का शौक नहीं है। तो अरुण नेहरू को तैयार किया था। लेकिन इंदिरा जी का जो अचानक जो असैसिनेशन हुआ, उसकी वजह से राजीव गांधी को बनाना पड़ा। हालांकि उस वक्त भी मैंने किताब में लिखा है कि अरुण नेहरू प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और ज्ञानी जैल सिंह उनके बहुत करीब थे। ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति बनवाने में भी अरुण नेहरू का हाथ था। तो अरुण नेहरू चाहते थे कि ज्ञानी जैल सिंह के साथ मिलके उनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, और एक बार वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो मैनिपुलेट कर लेंगे लंबे टाइम के लिए प्रधानमंत्री बनना। लेकिन कुछ लोगों ने, जिसमें धवन और मुझे संजय सिंह जो अमेठी के राजा हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हम लोगों ने दबाव बनाया और राजीव गांधी को समझाया कि भाई साहब, ये उन्होंने बताया कि राजीव गांधी ने कहा मैं नहीं बनूंगा प्रधानमंत्री, क्योंकि मेरी मां मर गई है, तुम लोगों को ये लगी है। जी, तो संजय सिंह भी तो आपके दोस्त रहे हैं। नहीं, मेरे दोस्त नहीं रहे, लेकिन इत्तेफाक से अभी पीछे उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया मेरे कभी दोस्त नहीं रहे। मैं उनसे ज्यादा कभी बैठ के बात भी नहीं। आपकी शख्सियत का अजीब बात है, मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर पूछ रहा हूँ कि अरुण नेहरू ने कहा कि छाप दो फोटोज, तो आपने छापी नहीं, और अहमद पटेल साहब ने कहा कि मत छापो इंटरव्यू नरेंद्र मोदी का, तो आपने छाप दिया। बिल्कुल, तो दोनों एक पत्रकार की देखिए है कि पत्रकार से जब कहा जाए कि गलत चीज जो मुझे लगा गलत है छापने के लिए, तो मैंने कहा नहीं छापूंगा, देश के हित में नहीं है ये। और दूसरा जो है, एक इंटरव्यू किया है तो ये मेरा अधिकार है इंटरव्यू छापना, और मुझे धमकी अगर कोई देता है कि आप इंटरव्यू छापोगे तो आपको नुकसान होगा, तो मैं धमकी में आके काम नहीं करूंगा। मैं उन पत्रकारों में से हूं कि जो इंदिरा गांधी की धमकी जिसने बर्दाश्त नहीं की, मैं तो उस वक्त नौजवान था, मेरे पिताजी ने नहीं की। तो हम तो जिस परिवार से आते हैं, हमने अंग्रेज की धमकी नहीं ली। जी, अहमद पटेल का क्या इंटरेस्ट था उसमें? नहीं, अहमद पटेल का कोई इंटरेस्ट नहीं था। अहमद पटेल तो कांग्रेस के लिए काम करते थे, सोनिया जी के लिए काम करते थे, उस वक्त मोस्ट पावरफुल थे प्रधानमंत्री। कहते हैं कि मनमोहन सिंह उनके जो वो कहते थे उस हिसाब से काम होता था। तो उनको गुजरात में इलेक्शन होने वाला था, अहमद भाई पटेल गुजरात का इलेक्शन संभालने की जिम्मेदारी उनकी थी। सोनिया जी ने कहा था कि अब तुम्हें जिताना है हर हाल में, इसको मोदी को हटाना है, हराना है। तो उनको लग रहा था कि शायद इस इंटरव्यू के छपने से मोदी को कोई फायदा हो जाएगा, लिबरल वोट उसके साथ आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं था। उन्होंने इंटरव्यू सुना नहीं था, पढ़ा नहीं था, वो सिर्फ उन्होंने समझा कि ये इंटरव्यू है जिसमें मैंने कोई फेवर किया होगा। मैंने फेवर नहीं किया था मोदी जी को। तो वो जैसा कि ज्यादा पत्रकार समझ करते हैं, तो उन्होंने आके मुझसे कहा कि मत छापो तुम और इसको किल कर दो। एक तरह से अपनी पावर भी दिखाना चाहते थे वो मोदी जी को कि तुम मुख्यमंत्री हो सकते हो, लेकिन मैं चाहूं तो, तुमने इंटरव्यू दिया है, मैं चाहूंगा तो किल करा दूंगा। मैंने नहीं किया। तो मुझे इसके अलावा क्या इंटरेस्ट था मुझे पता नहीं, उनका क्या इंटरेस्ट था, लेकिन मेरी समझ तो ये कहती है कि वो राजनीतिक इंटरेस्ट था उनका। आखिरी सवाल सर समझना चाहता हूँ मैं बात तो बहुत करना चाहता था क्योंकि किताब भी इतनी बड़ी है और इतने सारे किस्से हैं, लेकिन लोगों को पढ़ने भी दीजिए, किताब पढ़ भी लें, वरना और बहुत कुछ है। ये बता दीजिए कि बहुत है इसके अंदर। किताब की ज्यादा घटनाओं का जिक्र नहीं किया मैंने, उसके रेफरेंसेस को यूज किया है क्योंकि किताब में बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं कहूंगा ही। आखिरी सवाल में कि क्या ये एक्सरसाइज हुई कि शाहिद सिद्दीकी बीजेपी में शामिल हो जाए, या शाहिद सिद्दीकी बीजेपी में शामिल होना चाहते थे? जैसे भी आप इसको देखें सवाल। नहीं, मैं देखिए, मैं बीजेपी में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं ये जरूर सोचता था कि अटल जी के साथ, अटल जी ने जिस तरह काम किया, क्योंकि मैं अटल जी का विरोधी था, लेकिन अटल जी के साथ जब करीब आके काम करने का मौका मिला, कई चीजों में उन्होंने विरोध के बावजूद मुझे इन्वॉल्व किया। खासतौर पर पाकिस्तान के साथ जब मुशर्रफ से मुलाकात हुई और वो आए यहाँ पर, बस लेके गए, उस वक्त बुला के उन्होंने मशवरे किए मुझसे और कुलदीप नैयर से। कुलदीप नैयर भी विरोधी थे, हम भी विरोधी थे, लेकिन वो मशवरा करते थे हमसे। तो मुझे लगा कि शायद ये मोदी जी आएंगे तो दूसरे अटल बिहारी होंगे, लेकिन मोदी जी अटल बिहारी नहीं थे, नहीं है। और मेरी जब मुझे ऑफर दिया अमित शाह जी ने,
पार्टी ज्वाइन करने का, तो मैंने कहा कि मैं सोच के बताऊंगा। और मैं जब घर आया तो मैंने सोचा भी और मैंने बात भी की, तो मैं इस नतीजे पहुंचा कि मैं समाजवादी से 70% सहमत हूं, फिर वहां नहीं रह पाया। कांग्रेस से 90% सहमत हूं, फिर वहां हाँ नहीं रह जी। पाया। यहां से 90% असहमत हूं। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने पीयूष गोयल जी से कहा कि ऐसा होगा कि या तो आप निकालोगे या मैं निकलूंगा, मैं आपका विरोध करूंगा, तो लोग कहेंगे कि ये आदमी कहीं रह ही नहीं सकता, सब पार्टियों से निकल गया, अब बीजेपी में आया, यहां से भी निकाल दिया गया। तो इसमें वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं आना चाहता कि यार पार्टी से निकाल दिया जाऊं, तो मैं इसलिए समाज बीजेपी में नहीं आऊंगा। और मैं जरूर आपकी, अगर जहां ईमानदारी से देश के हित में कोई काम होगा तो मैं तैयार हूं मदद करने के लिए। तो लेकिन ये कि उसके बाद तो फिर हमारी उनकी कोई ऐसी मुलाकातें हुई नहीं, और मोदी जी को भी शायद लगा और अमित शाह जी को भी लगा कि ये आदमी जो है काम करेंगे, इस तिलों से तेल निकलने वाला नहीं है। तो ठीक है, मैं बड़ा खुश हूँ। दरवाजा फिर मुझे से खुलता है तो ये कदम कुछ जी बढ़ेंगे? अगर वो क्या दरवाजा फिर माफ से की खुल, राजनीति में तो दरवाजे, आपने समाजवादी पार्टी छोड़ी, आप समाजवादी पार्टी में नहीं आ नहीं, गए। देखिए मैं अब जीवन दरवाजा के फिर उस से काल पे खुलता हूँ। नहीं, ये किताब लिखने से पहले मैंने सोच लिया था कि अब मेरे राजनीतिक दरवाजे सब बंद। अब मैं देखिए राजनीति नहीं छोड़ता, राजनीति तो मेरी घुट्टी में है। राजनीति को मैं बड़ा अच्छा समझता हूँ, राजनीति को देश के हित में समझता हूँ, और मैं देश के हित में राजनीति करता रहूंगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियों से मैंने अपना बिल्कुल नाता तोड़ लिया है। अब मैं किसी पार्टी से नहीं, क्योंकि मेरे जो दोस्त भी हैं समाजवादी में, वो भी मेरे से अब बहुत नाराज हो गए होंगे, कांग्रेस में जो है वो भी नाराज हो गए होंगे, और बीजेपी वाले भी मेरे से पहले ही नाराज थे, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें खिलाफ लिखता भी हूँ, कहते भी। लेकिन देश के हित में मैं पुल बनाने को तैयार हूं। अगर समाज को एक करने के लिए मुझे मेरी कहीं जरूरत होगी, मैं तैयार हूं। मैं तो सरसंचालक जी से मिला हूं, उनसे बात की है, मैं आरएसएस से मैं तैयार हूं, मैंने विश्व हिंदू परिषद से बात की है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देश के हित में अगर मुझे कहीं भी, और मेरा मानना है कि दुश्मन के साथ भी दरवाजे बंद कर दो, दुश्मन के साथ खिड़की खुली रखो। यहां तो दुश्मन नहीं है, हम तो एक ही देश के हैं, एक ही समाज के हैं, तो हमें दरवाजे खुले रखने चाहिए। और अगर देश के हित में कहीं काम करना है तो हम काम करेंगे, हमें इसकी परवाह नहीं कि सत्ता में मोदी कौन जी है। को जो देश के हित में, प्रधानमंत्री है वो मेरा प्रधानमंत्री है, जो भी प्रधानमंत्री है मेरा प्रधानमंत्री है। मैं उससे असहमत हो सकता हूं, मैं उसकी जेल में भी जाऊंगा। इंदिरा जी भी मेरी प्रधानमंत्री नहीं मैं जी। बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या आप जी मोदी जी को हित में नहीं मानते जो आप साथ नहीं जाना चाहते? सॉरी, माफ करें। मैं कह रहा हूँ, बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि देश हित में मैं कुछ करने को तैयार हूँ, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को आप देश हित में नहीं मानते जो आप उनके साथ नहीं जाना चाहते? नहीं नहीं, देश देश मंत्री मुझे मिले तो उन्होंने लोगों से कहा, एक पार्टी में थे, तो मेरे कंधे पे हाथ रख के बोले, भाई इस आदमी का मेरी वजह से बहुत नुकसान हो गया। तो मैं हंस के बोला कि मोदी जी, कॉम्पनसेट मैं और नुकसान करा लूंगा, आप देश का फायदा तो कराइए। बोले अरे मैं फायदा नहीं करा रहा हूं। तो ये हंसी मजाक थी हमारी। लेकिन देखिए देश के फायदे, आज अगर वो चीन गए हैं तो देश के फायदे के लिए गए हैं, अगर उनकी ट्रंप से टकराव हुआ है तो देश के फायदे के लिए हुआ है। तो मैं नहीं मानता कि इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री जो है देश हित में काम नहीं करता। हर प्रधानमंत्री काम करता है, हाँ तरीके अलग अलग हैं, मैं उसके तरीके से असहमत हो सकता हूँ, लेकिन मैं मतलब दरवाजा प्रधानमंत्री के बोल्ट नहीं खिलाफ। किया है आपने, जी दरवाजा बोल्ट नहीं किया है। नहीं, दरवाजा बंद है मेरा, खिड़की खुली है। खिड़की खुली है, और खिड़की देश के लिए खुली है। खिड़की तो मेरी कांग्रेस के लिए भी खुली है, कल को कांग्रेस आ जाएगी पावर में तो उसके लिए भी खुली है। मैं नहीं कह साहब मैं तो इसके खिलाफ हूं। ये देखिए ये छोटी सोच होती है, और जो हम जिस यहां से निकल के आ रहे हैं वहां हमारी व्यापक सोच है, और सोच देश के लिए होती है। और न मेरा कोई परमानेंट दुश्मन है, न परमानेंट दोस्त है मेरा। जो भी है इश्यूज के ऊपर मेरे दोस्त हैं, इश्यूज के ऊपर मेरे दुश्मन कोई नहीं है। मेरे विरोधी हो सकते हैं, लेकिन दुश्मन तो मैं किसी को मानता ही नहीं। मैं तो कोई हमारा जो देश का बड़े से बड़ा विरोधी है उसको भी मैं दुश्मन नहीं मानता। मैं तो चीन में बड़ा खुशकिस्मत हूं कि चीन के जाके दरवाजा भी, मैं राजीव गांधी से मैंने यही बात कही थी कि हमें चीन के साथ दरवाजे खोलने चाहिए। तो हम वो गए थे 88 में, चीन गए थे, और डेंग शाओपिंग से जो हिस्टोरिक हैंडशेक हुआ था उसका मैं विटनेस था। मैं बड़ा उसका प्राउड हूं, क्योंकि डेंग शाओपिंग की बड़ी इज्जत करता हूं। माओ जेतू से ज्यादा मैं डेंग की, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन एमए में जो था चाइना था, और चाइना पे मैंने बहुत पढ़ा था, चाइनीज हिस्ट्री को बहुत पढ़ा था। तो मैं इसलिए मेरे लिए बड़ी बात थी उस वक्त चाइना में जाके दरवाजे खोलना और उसका इतिहास का हिस्सा बनना। तो राजीव जी ने मुझे कई जगह इतिहास का हिस्सा बनाया और देखा मैंने।
ठीक है सर, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी बातचीत आपके साथ हुई है। फिर भी मैं दोबारा कहूँ, क्योंकि किताब का तो बहुत कम हिस्सा इसमें आया है, वो तो शाहिद साहब के साथ चर्चा होती रही है। बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको पढ़ना चाहिए हिंदुस्तान को समझने के लिए। और शाहिद जी तो बहुत विद्वान लोग हैं, मैं उनको इतना ही समझा कि उनके दरवाजे अनबोल्ट हैं। विजय जी, मैं इस किताब के अलावा भी मैं और आजकल चैनलों पे नहीं जाता, बंद कर दिया जाना, लेकिन आपके प्रोग्राम में आने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी जो राजनीतिक मसले हैं, सामाजिक मसले हैं, उस पर मैं खुल के बात करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं जब पार्टी का स्पोक्स पर्सन भी रहा हूं तो मैंने खुल के बात की है, मैं कभी डर के बात नहीं करता। आज भी खुल के कर रहा हूँ जी, तो ये सब जानते हैं इस बात को। तो दुश्मन भी बनाता हूँ, दोस्त भी उतने ही बनाता हूँ। मेरे जितने दोस्त हैं उतने दुश्मन भी हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं लोगों को बहुत कहूंगा धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, की बहुत किताब शुक्रिया। किताब पढ़िए जी, इसको पढ़िए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त बहुत निकाला। शुक्रिया, थैंक बहुत यू, वेरी बेस्ट। शुक्रिया।